नेक्स्ट मोनोप्लेन टूथ और 0 डिग्री टूथ। द ट्रू इज ये मोनोप्लेन दांत होते हैं, दे आर गिवन फॉर पेशेंट्स विद लो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। लेट्स टॉक अबाउट मोनोप्लेन टीथ। मोनोप्लेन टीथ वो दांत होते हैं जिनके ऊपर कोई आर्टिफिशियल कस्प नहीं बने होते, ठीक है, कोई पॉइंटिंग टिप्स नहीं बनी होती। च्यूइंग सरफेस लगभग फ्लैट होता है, अनलाइक अनाटॉमिक टीथ जिनमें कि च्यूइंग सरफेस होता है प्रेजेंट, मतलब जिनमें कस्प प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ दिया जाता है ये? जब फ्लैट रिजेस होती हैं, नाइफ एज रिजेस है, मतलब कि बोन बिल्कुल शार्प और थिन और वीक हो चुकी है। अगर हमारे पास कस्प होंगे तो कस्प की जब इंटरलॉक करेंगे कस्प तो वो अपनी पोजीशन से हिलता रहेगा, इसीलिए हम मोनोप्लेन दांत देते हैं, जिनको हम न्यूट्रोसेंट्रिक दांत भी बोलते हैं। जहाँ पे लार्ज इंटररिज डिस्टेंस है वहाँ पे भी मोनोप्लेन दांत दिए जाते हैं, क्योंकि दैट इज़ ईजियर टू कंट्रोल। हम फोर्सेस को ईजिली कंट्रोल कर पाएंगे इन द वर्टिकल स्पेस। मिलिंग टाइप च्यूइंग पैटर्न विद ब्रॉड एक्सट्रूजन्स, मतलब कि पेशेंट च्यूज साइड टू साइड, पेशेंट साइड टू साइड च्यू करने की आदत पड़ गई है पेशेंट को। बहुत टाइम से पेशेंट जो है वो ईडेंचुलस रहा है, साइड टू साइड चूज़ करने की आदत पड़ गई है और वर्टिकल चॉपिंग नहीं करता पेशेंट, तो वहाँ पे भी मोनोप्लेट दांत दिए जाते हैं सो एज टू टॉलरेट द स्लाइडिंग मूवमेंट्स बेटर देन कस्प, ठीक है। नेक्स्ट इज डिबिलिटेटेड पेशेंट्स विद पुअर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। डिबिलिटेटेड पेशेंट मतलब कि हमारे पास न्यूरोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है या फिर पुअरली कॉम्प्रोमाइज्ड और पुअरली कोऑर्डिनेटेड पेशेंट है, उसका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कस्पिड ऑक्लूजन जो है उसमें प्रिसाइज जॉ कंट्रोल चाहिए रहता है, इसीलिए फ्लैट टीथ दिए जाते हैं सो दैट दे आर सिंपलर टू मैनेज बोथ बाय द पेशेंट एंड बाय द डॉक्टर। अब मोनोप्लेन टीथ के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। दे आर एस्थेटिकली इन्फीरियर, दे हैव इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट द फूड इफेक्टिवली, दे रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टू शीयर फूड और टू क्रश फूड एंड दे प्रोड्यूस लेटरल फोर्सेस ऑन द रेजिडुअल रिज, क्योंकि साइड टू साइड हम च्यू कर रहे हैं पेशेंट से, करवा रहे हैं पेशेंट से। Next, diamond abrasives on the burr are attached to it by what? So diamond abrasives are attached to burr by polyimides. Polyimides, IMIDES. Polyimides basically are heat resistant resins जो कि बॉन्ड करते हैं विद द बर ब्लैंक्स। बर ब्लैंक के ऊपर हम डायमंड पार्टिकल डालते हैं जिनको कि स्पेशल हीट रेजिस्टेंट रेजिन जो कि हमारी पॉलीइमाइड्स हैं उनके साथ उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट, मिनिमम पाउडर टू लिक्विड रेशियो फॉर ल्यूटिंग GIC। ल्यूटिंग के लिए कितना रहेगा? दैट इज़ 1.5:1, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि याद करने ही पड़ते हैं, ठीक। सो ल्यूटिंग के लिए वी यूज़ 1.5:1 की रेशो, जिसमें पाउडर हमारे पास 1.5 टाइम्स रहेगा लिक्विड के, मतलब लिक्विड विल बी कम, पाउडर विल बी मोर। Explanation, glass ionomer cements, their uses. First, they are fully restorative materials, especially in the primary dentations. They occur as liner and bases. They occur as fissure sealants. They occur as a bonding agents. ठीक है, different types होते हैं हमारे पास इसके GIC के. Let's discuss them. First is type 1. Type 1 is luting and bonding cements. अब luting and bonding है तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं? क्राउन में यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज में कर सकते हैं, इनले, ऑनले, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास रिलेटिवली लो पाउडर टू लिक्विड रेशो लेता है, दैट इज़ 1.5:1, ठीक है। इसकी रेंज रहती है 1.5:1 से लेकर 3.8:1 तक, ठीक है। मतलब आपको किस हिसाब से आपका स्ट्रेंथ चाहिए उसके बेसिस पे आप इसकी मिक्सिंग कर सकते हो। लेकिन ल्यूटिंग है तो ल्यूटिंग में हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी वो रिलेटिवली मॉडरेट होगी, बट ल्यूटिंग विल सेट फास्ट, ठीक है, एंड दिस विल बी रेजिस्टेंट टू वाटर और रेडियो ओपेक होता है ल्यूटिंग। टाइप 2 आते हैं रेस्टोरेटिव GIC। टाइप 2 इज रेस्टोरेटिव सीमेंट ऑफ GIC। देयर आर 2 सब डिविजन्स ऑफ टाइप 2 सीमेंट डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ अपीयरेंस। एंटीरियर दांतों के लिए वी गो फिर टाइप 2:1, ठीक। उसमें आता है 0 हाई पावर्ड पाउडर टू लिक्विड रेशियो रहती है, जिसमें 3:1 की पाउडर टू लिक्विड रहती है अप टू 6.8:1, ठीक। 3:1 से लेकर 6.8:1 की पाउडर टू लिक्विड रेशियो रहती है और दिस इज टाइप 2:1, ठीक। दे हैव गुड कलर मैच एंड गुड ट्रांसलूसेंसी। दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। 24 घंटे तक इनको प्रोटेक्शन चाहिए रहती है, जो एंटीरियर टाइप 2 हमारे पास GIC है, ठीक है। और इसको हम वार्निश या पेट्रोलियम जेली से कवर करके भेजते हैं। दे आर यूजली रेडियो ओपेक एंड दे आर यूज्ड व्हेन द अपीयरेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जहाँ पे अपीयरेंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन उतनी इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल अलग ही ना दांत दिखे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप 2:2। टाइप 2 में भी सेकेंड डिवीजन और ऑल्सो हाई पाउडर टू लिक्विड रेशो, दैट इज़ 3:1 और 4:1। ये फास्ट सेट होते हैं,
बट दे आर फास्ट सेट और अर्ली रेजिस्टेंस टू वाटर अपटेक रहती है इसमें. दे आर रेडियो ओपेक. टाइप 3 आते हैं लाइनिंग और बेस सीमेंट्स. ठीक, टाइप 3 आर लाइनर और बेस GIC. ठीक. नेक्स्ट, इफ हार्डनेस इज मेजर्ड फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 10, what is 1 and what is 10 in the given materials. ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज़ मिनिमम, दैट इज़ गिवन फॉर टैल्क. और 10 जिसकी सबसे ज़्यादा हार्डनेस है दैट इज़ डायमंड. राइट, सो 10 विल बी गिवन फॉर डायमंड. अगर 10 से नीचे हमारे पास कोई नंबर दिया होता तो हम कोई और ऑप्शन चूज़ करते. ठीक, ये बेसिकली टेबल के ऊपर डिपेंड करता है. एक टेबल में सारी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, तो जितने क्वेश्चंस करेंगे उसके हिसाब से आपको आएगा. बट इतना याद होना चाहिए कि 10 इज़ फॉर डायमंड and 1 is for talc. Next question is Ormocer, ORMOCER is what? Ormocer is a organically modified ceramic material. ठीक है, ये सही ऑप्शन है हमारे पास. Ormocer is an acronym for organically modified ceramics. Organically modified ceramics. Alright, which are inorganic organic copolymers, जिसमें inorganic material भी होगा, organic material भी होगा. These organic reactive monomers are bound to inorganic silicon oxygen silicon network to reduce the polymerization shrinkage and improve the abrasion resistance and to reinforce the resin. ठीक है, इसमें reinforcement increase हो रही है, polymerization shrinkage decrease हो रही है और abrasion resistance जो है वो increase हो रही है. ठीक है, इसमें basically organic molecules silicon oxygen silicon के साथ bounded होते हैं. Next, lingual nerve can be injured during the third molar extraction due to because it is in close proximity to the cortex of third molar. थर्ड मोलर की जो कॉर्टेक्स आती है दांत जहाँ पे है वहाँ पे ये लिंगुअल नर्व जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में जाती है. इसीलिए हमारे पास जो लिंगुअल साइड पे हम जब थर्ड मोलर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उस साइड पे हम अप्रोच करते हैं, उस साइड को हम एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंजरी का चांस रहता है लिंगुअल नर्व को. लेट्स गो विद द थ्योरी. देखो, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थर्ड मोलर्स जब हम करते हैं तो उसमें दोनों लिंगुअल नर्व और इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व दोनों को इंजरी का रिस्क जो है वो रहता है. बिकॉज दे आर थर्ड डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, उसका रिस्क जो है रहता ही रहता है क्योंकि हम वहाँ पे पूरे इलाके को एक्सेस कर रहे हैं, हम पूरी एक्सेस बना रहे होते हैं वहाँ पे. नाउ रीज़न इज दैट जो लिंगुअल नर्व है दैट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू लिंगुअल कॉर्टेक्स. ठीक, और एपाइसिस के पास हमारे पास इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व आ जाती है. तो जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं थर्ड मोलर को तब उस दौरान इन दोनों को कोई ना कोई खतरा रहता ही है. बट आउट ऑफ दीज टू लिंगुअल नर्व जो है वो ज़्यादा कॉमनली डैमेज हो जाती है बिकॉज द पोस्टीरियर इंसिजन इज एक्सटेंडेड स्ट्रेट इनटू द रैमस. अगर हम पोस्टीरियर इंसिजन को स्ट्रेटली इनटू द रैमस हम एक्सटेंड कर दें तो भी हमारे पास लिंगुअल नर्व डैमेज हो जाती है. द ब्लेड माइट डैमेज द लिंगुअल नर्व एज द मैंडिबुलर रैमस इट डाइवर्जेस लेटरली. मैंडिबुलर रैमस जो है डाइवर्ज करती है लेटरली, तो हमें अपना जो इंसिजन है वो स्ट्रेट और फिर बक्कली निकालना होता है. अगर हम इसको स्ट्रेट देते हैं तो यहाँ पे लिंगुअल नर्व डैमेज हो जाएगी. ठीक है, हैज़ द पोस्टीरियर इंसिजन शुड ऑल्सो बी लेटरल टू असेंडिंग रैमस. असेंडिंग रैमस के लेटरली या फिर बक्कली हमें उसको अपने इंसिजन को कर्व करना है. ड्यूरिंग लिंगुअल सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप रिफ्लेक्शन भी हमारी लिंगुअल नर्व डैमेज हो सकती है. थर्ड, लिंगुअल एल्वियोलर बोन इंजरी ड्यूरिंग बोन रिमूवल और टूथ सेक्शनिंग कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर लिंगुअल नर्व डैमेज. ठीक है, चौथा अब नेक्स्ट बात करते हैं. इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व जो होती है वो तब डैमेज होती है जो रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट की जाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा फोर्स से एलिवेट करके सॉकेट से बाहर निकाला जाता है तब. और दूसरा रीज़न ये रहता है कि अगर रूट जो है वो बहुत ही क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व के और आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो वहाँ पे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो जो उस रूट को ढंग से नहीं निकाल पा रहा है. ठीक है, तब भी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है. नेक्स्ट, आफ्टर सुपरफिशियल पेरिटोडेक्टोमी अ पेशेंट शोज फीचर्स ऑफ फ्रेज सिंड्रोम. ठीक है, विच ऑफ दीज फीचर्स आर सीन? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑलराइट, लेट्स डिस्कस इट. See, Frey's syndrome or auriculotemporal syndrome, it is a post-operative condition in which the person develops sweating and skin flushing while eating due to abnormal nerve healing. मतलब जब वो खाना खाएगा तब उसके मुंह के ऊपर पूरी स्वेटिंग और फ्लशिंग वाला जो अपीयरेंस है वो आ जाएगा एकदम से. दिस इज़ ड्यू टू improper or abnormal nerve healing after parotid gland surgery, neck dissection surgery, facelift surgery or facial trauma. It happens because the parasympathetic nerves, more appropriately the salivary nerves that normally release the acetylcholine for saliva production, they mistakenly reconnect to sweat glands. ठीक है, और स्वेट ग्लैंड की ब्लड वेसल से वो सप्लाई लेना शुरू कर देती है इंस्टेड ऑफ salivary gland vessels after surgery. So when a person chews,
मतलब अपना जो खाना मैस्टिकेट कर रहा है और सलाइवेशन सिमुलेट होनी चाहिए, तो वहाँ पे वो सिग्नल जो है वो मिसफायर होके जो हमारा स्वेट ग्लैंड है उसके पास चला जाता है। स्वेट ग्लैंड के पास जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिग्नल, तो उसकी वजह से स्वेटिंग ट्रिगर हो जाएगी और फ्लशिंग ट्रिगर हो जाएगी, विच वर अर्लियर कंट्रोल बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता था, मतलब फ्लाइट रिस्पॉन्स पे करेगा, ऐसी कंडीशंस में करेगा जहाँ पे पर्सन को ज़रूरत है। लेकिन अब वो खाना चबा रहा है, मतलब कोई ट्रिगर दे रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक से ही वो एक्टिवेट हो जा रहा है ये नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्वेटिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग आ जाती है और कभी कभार न्यूरैल्जिक पेन हो जाती है इन द प्री ऑरिकुलर रीजन, मतलब कान के सामने वाला रीजन जो है वहाँ पे पेन हो जाती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? स्टार्च आयोडीन टेस्ट करते हैं, जहाँ पे आयोडीन को हम ड्राई स्किन के ऊपर पेंट कर देते हैं, स्टार्च का पेपर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं या फिर स्टार्च सॉल्यूशन उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद जब खाना खाने को पेशेंट को बोलते हैं तो उसमें स्वेटिंग अकर करती है, तो सलाइवरी स्टिमुलेशन होता है, तो एरिया जो है वो ब्लू ब्राउन हो जाता है, ठीक। तो ये मतलब कंडीशन कंफर्म हो गई कि ऐसा हो चुका है। Now prevention is by creating a barrier between the parotid gland and the skin using thick skin grafts. फेशिया दे सकते हैं, मसल फ्लैप दे सकते हैं, एसेलुलर डर्मल मैट्रिक्स दे सकते हैं, दैट इज़ ADM, और फ्री फैट ग्राफ्ट्स ड्यूरिंग सर्जरी वी कैन प्लेस बिटवीन द पैरोटिड ग्लैंड एंड द स्किन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शंस यूज़ करते हैं और एंटी परस्पिरेंट्स यूज़ करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं जैसे स्कोपोलामाइन, ग्लाइकोपायरोलेट। लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर फिर भी, मतलब ये सिर्फ सिम्टम्स को बंद करने की दवाई है, सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है अगर हमें परमानेंट इसमें सोल्यूशन चाहिए तो। सर्जिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द सर्जिकल ट्रांसेक्शन ऑफ ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, बट इट इज़ रेयरली परफॉर्म्ड, ठीक है। टेम्पोरल नर्व भी उसके साथ डैमेज हो सकती है और ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व भी डैमेज हो सकती है उसके साथ, इसीलिए इट इज़ रेयरली परफॉर्म्ड। तो हमें सिम्टम्स ही मैनेज करने पड़ते हैं और पेशेंट को इसी के साथ जीना पड़ता है, ठीक है। और ऊपर जो स्किन फ्लैप्स वाली बात की, वो एक कंपैरेटिवली बेटर सर्जरी है रादर देन कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ द नर्व। नेक्स्ट 60-year-old पेशेंट विद 10 mm वाइड फिस्टुला आफ्टर मैक्सिलरी मोलर एक्सट्रैक्शन 6 months बैक आया है आपके पास। सो विच स्टेटमेंट विल बी फॉल्स? तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर 10 mm से कम अगर आपके पास कोई होल बना हुआ है या फिस्टुला बना हुआ है तो उसमें कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। दिस इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपके पास एक कनेक्शन बन गया, एक फिस्टुला बन गया, तो दैट नीड्स टू बी क्योर्ड, दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड प्रोबेबली विद फैट ग्राफ्ट या फिर जो भी आप बक्कल एक्सटेंशन फैट की लेते हैं, कोई भी फ्लैप सर्जरी करके आपको, लेकिन ये आपको फिस्टुला जो है बंद करना ही पड़ेगा। लेट्स डिस्कस द राइट आंसर्स, मतलब जो ट्रू ऑप्शन है। साइनस रिजीम फॉलो होती है पूरी, कि साइनस की अगर मतलब साइनस ट्रैक खुल जाए तो उसमें क्या रिजीम फॉलो होगी, वही पूरी फॉलो होगी। CBCT कराया जाना चाहिए सो एज टू चेक द स्टेटस ऑफ मैक्सिलरी साइनस, कि मैक्सिलरी साइनस में कोई आउटग्रोथ तो नहीं होगी या उसका कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। उसके बाद देयर शुड बी सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द फिस्टुला दैट इज़ नेसेसरी, और आफ्टर दैट अ फ्लैप सर्जरी शुड बी नेसेसरी टू क्लोज द ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन। अब जैसा ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, अगर ऐसा केस होता तो फिस्टुला अभी तक बंद हो चुका था, लेकिन अभी तक फिस्टुला जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। सो आइडियल ट्रीटमेंट फॉर दिस केस विल बी CT कैन बी डन टू इवैल्यूएट द कंडीशन ऑफ साइनस एंड म्यूकोजा एंड द साइज ऑफ बोन डिफेक्ट. Then the patient is kept on the sinus regime for 1 to 2 weeks that consists of antibiotic, anti-inflammatory, analgesic, antihistaminic, nasal decongestant and steam inhalation. ठीक है, इसके साथ साथ हम इन चीज़ों से इरिगेशन भी करते हैं उस साइनस की. दिस कंटेन्स द इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन को रोक देगा, एक जगह पे रोकने की कोशिश करेगा. देन द सर्जिकल प्रोसीजर विल बी कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ साइनस ट्रैक एक्सीजन विदाउट द साइनस म्यूकोजल क्यूरेटाज. विद और विदाउट दोनों कर सकते हैं. ठीक है, अगर ज़रूरत है तो हम करेंगे साइनस की क्यूरेटाज, अगर नहीं है ज़रूरत तो नहीं करेंगे. द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द डिफेक्ट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फ्लैप और अप्रोप्रिएट ग्राफ्ट. साइनस regime is continued post-operatively for a suitable time and a prosthetic obturator is given for some time, ताकि उस जगह पे उतना प्रेशर ना लगे जहाँ पे हमने फ्लैप दिया हुआ है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट सीन इन लेफोर्ट 3 फ्रैक्चर्स. तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम इज़ नॉट सीन इन लेफोर्ट 3 फ्रैक्चर्स. तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? वी सी एलोंगेटेड फेस, क्योंकि हमारा फ्रैक्चर्स की वजह से जो बोनी सेगमेंट्स है वो डिटैच होके होते हैं. Altered sensorium, leakage of CSF can be seen. ठीक है. In case of isolated Lefort 3 fractures not involving fractures of skull, मतलब बाकी फ्रैक्चर स्कल का नहीं है, सिर्फ आइसोलेटेड Lefort 3 फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं. They do not cause the altered sensorium per se.
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मे बी ड्यू टू हेमरेज, ओके, हेमरेज कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है इसीलिए, एंड सिवियर एपिक्स्टासिस इज ऑल्सो देयर, सो दैट इज वाई हेमरेज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड सो एज टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द एयरवे. Also in Lefort 3 fracture, the force is directed at the orbital level, causing craniofacial disjunction. That is the separation of the middle third of the face from the skull base. Okay. Along with this, there is a dish face deformity, that is facial edema, elongation, retrusion of the face, and flattening of the face is there. CSF rhinorrhea can be seen. मतलब CSF या तो नाक से निकल सकता है या फिर कान से निकल सकता है. नाक से निकलेगा we will call it as rhinorrhea, कान से निकलेगा we will call it as otorrhea. Periorbital ecchymosis can be seen, traumatic telecanthus can be seen, आंखें दूर दूर हो जाएंगी, और epiphora can be seen. Epiphora का मतलब होता है excessive watering from the eyes, ठीक है. Posterior gagging of the occlusion and anterior open bite can be seen, ठीक है. And along with this, अगर blood present है तो airway obstruct होगा ही होगा, ठीक है. एयरवे पेटेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें पेशेंट में मैनेज करना. नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर सर्वाइकोफेशियल म्यूकोरमाइकोसिस. सर्वाइकोफेशियल म्यूकोरमाइकोसिस में पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं होता. दैट इज़ द ऑप्शन, ठीक है. पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, ये इन्होंने ऑप्शन दिया लेकिन ये गलत ऑप्शन है. पेनिसिलिन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग सर्वाइकल म्यूकोरमाइकोसिस में नहीं होता. म्यूकोरमाइकोसिस, फाइकोमाइकोसिस और साइकोमाइकोसिस, these are opportunistic fungal infections seen in immunocompromised people. They are three most important type of infections in man, that is rhizopus, mucor and epsidia. rhizopus, mucor और epsidia, ये सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन होते हैं आदमी के अंदर, ठीक है. फंगल इन्फेक्शन, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द नेजल पैसेजेस एंड द ओरल कैविटीज ऑफ द नॉर्मल पर्सन, ये कमेंसल की तरह काम करते हैं और बेसिकली इफेक्ट करते हैं. दीज बिकम एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन केस ऑफ कैंसर, जहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन हो रही है. मैलिग्नेंट लिम्फोमास, रीनल फेलियर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट जहाँ पे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक. एड्स, सिरोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, स्पेशली डोज विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा देखी जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फंगा है उसको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, आयरन प्लस फूड प्लस अ मीडिया फॉर माइग्रेशन, ठीक है. तो डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि आयरन जो है वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता है क्योंकि एसिडिक पीएच बन जाती है ट्रांसफेरिन से पेरिटिन बनते वक्त. मतलब आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वहाँ से आयरन बहुत जल्दी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ग्लूकोज हाई है वो प्रोटीन्स प्रोवाइड कर देगा, आयरन यहाँ से निकल के ये फंगाई पकड़ के अपने आप की जो टिश्यूज़ हैं उनको बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, और फंगाई ग्रो करेगी. इसकी वजह से ये कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में ज़्यादा ईजिली फैल जाता है. There are two types of fungal infections. First is superficial and second is visceral. Visceral is more dramatic than superficial. ठीक है. सुपरफिशियल हमारा एक्सटर्नल ईयर पे हो सकता है, फिंगर नेल्स पे हो सकता है, टोज़ में हो सकता है, स्किन के ऊपर होता है. विसरल जो होता है वो डिससेमिनेटेड होता है, मतलब एक जगह से स्प्रेड करके दूसरी जगह जा रहा है. पल्मोनरी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है एंड इट कुड बी राइनोसेरेब्रल. देखो राइनोसेरेब्रल फॉर्म जो होती है वो क्लासिकल एक सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करती है. राइनोसेरेब्रल फॉर्म, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, सेलुलाइटिस, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस. मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस में हमारा ब्रेन और मेनिंजस, मतलब ब्रेन के साथ मेनिंजस, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सारा, और ब्रेन का टिश्यू जो कि एन्सेफेलॉन बोलते हैं, उस सारे की इन्फ्लामेशन हो जाती है. ऑप्थेल्मोप्लेजिया में क्या होता है कि आई मसल्स जो होते हैं वो सीवियरली वीक हो जाते हैं या फिर उनका पैरालिसिस भी हो सकता है. द इन्फेक्शन ऑफ राइनोसेरेब्रल फॉर्म वो स्प्रेड करता है थ्रू द नेजल म्यूकोजा. सबसे पहले नेजल म्यूकोजा में जाएगा, फिर नेजल म्यूकोजा से एक्सटेंड कर जाएगा टू पैरानेजल साइनसेस, टू फैरिंग्स, टू पैलेट, टू ऑर्बिट एंड देन टू ब्रेन, ठीक है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है? देखो, देयर इज अपीयरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन बोन्स ऑफ नेजल टर्बिनेट, ठीक है, रेडिश ब्राउन बोन्स ऑफ नेजल टर्बिनेट, कॉमा सेप्टम में भी रेडिश ब्राउन स्टेनिंग आ जाएगी, मैक्सिला में भी आ जाएगी, ओरल कैविटी में भी आ जाएगी और ब्रेन में भी आ जाएगी. नेजल डिस्चार्ज, development of sinus tracts and sloughing of the tissues is seen in clinical manifestation, ठीक. नेक्स्ट आती बात हिस्टोलॉजिकल प्रेजेंटेशन में. टिश्यू शोज वेरिएबल अमाउंट ऑफ नेक्रोसिस, सम ऑफ विच मे बी रिलेटेड टू इन्फ्रैक्शन ब्रॉट अबाउट बाय थ्रोम्बाई कंसिस्टिंग ऑफ फंगल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. दिस फंगस हैज़ एन एपरेंट प्रेडिलेक्शन फॉर ब्लड वेसल्स. जो राइनोसेरेब्रल वाली होती है वो ब्लड वेसल्स पे बहुत जल्दी हमला कर देती है क्योंकि ब्लड वेसल से उसको आयरन मिल रहा है, हाई ग्लूकोज मिल रहा है
और इसीलिए वो ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर जाती है और वहाँ पे अब पेनिट्रेट करेगी, वहाँ पे थ्रोम्बस बनाना शुरू कर देगी बीच में, ठीक है। और ये थ्रोम्बस बॉडी में कहीं ना कहीं जाके क्लॉट कर देंगे, वहाँ से हेमरेज शुरू हो जाएगी, इस्चीमिया हो जाएगा जिस भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई गई है, और लास्ट में जान ले लेती है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एंटी फंगल मेडिकेशन दैट इज़ एम्फोटेरिसिन बी along with antibacterial agents for super infection, for added super infection। अगर सुपर इन्फेक्शन हो गया है, मतलब फंगल इन्फेक्शन तो है ही है, और फंगल इन्फेक्शन होने के बाद बाकी बैक्टीरिया ने भी बॉडी के ऊपर कब्जा करना शुरू कर लिया, तब हम एम्फोटेरिसिन बी दैट इज़ एंटी फंगल, उसके साथ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स भी देते हैं। सर्जिकल एक्सीजन एंड डिब्राइवमेंट ऑफ द नेक्रोटिक मासेस इज़ नीडेड टू बी डन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़ शुड बी डन सिस्टेमिकली, अगर वो विसरल फॉर्म में आ गई है तो। एंकोलॉसिस, यूनिलेटरल टीएमजे एंकोलॉसिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से 4 ऑप्शन गलत है। जो ट्रू है बात उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज यूनिलेटरल टीएमजे एंकोलॉसिस इन अ ग्रोइंग चाइल्ड लीड्स टू फ्यूजन ऑफ मैंडिबुलर कॉन्डाइल टू द टेम्पोरल बोन ऑन वन साइड बिफोर ग्रोथ कंप्लीशन, ठीक है। एंड दिस विल हैव द फॉलोइंग फीचर्स। नो ग्रोथ ऑफ द कॉन्डाइल ऑन द साइड ऑफ एंकोलॉसिस विल बी देयर, मतलब क्योंकि वहाँ पे कॉन्डाइलर कार्टिलेज एब्सेंट हो जाएगा। एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑपोजिट साइड पे होगी, तो जो चिन है वो डेविएट हो जाएगी टू द एंकाइलॉस साइड। किस साइड को डेविएट होगी? एंकाइलॉस साइड को, दैट इज टू इप्सिलेटरल साइड, कॉजिंग फेशियल एसिमेट्री, ठीक है। देयर इज नो टू मिनिमल कॉन्डाइलर मूवमेंट ऑन द अफेक्टेड एरिया। जिस साइड पे ट्रॉमा हुआ उस साइड पे मूवमेंट नहीं होगी अगर वहाँ पे एंकाइलॉस हो गया, एंकाइलॉसिस हो चुकी है तो। नेक्स्ट, फुलनेस ऑफ द मसल्स ऑन द इप्सिलेटरल साइड बिकॉज द मसल्स विल बी मोर कंडेंस्ड इन अ रीजन, इसलिए वहाँ पे फुलनेस ज़्यादा होगी रादर देन द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड के मसल्स होंगे वो फ्लैट दिखेंगे, दे विल अपीयर नॉर्मल, ठीक, फ्लैटेंड और नॉर्मल दिखेंगे दूसरी साइड के मसल्स। देर विल बी शॉर्टर पोस्टीरियर फेशियल हाइट, देर विल बी अ डेंटल मिडलाइन शिफ्ट टूवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, देर कुड बी यूनिलेटरल और बायलेटरल क्रॉस बाइट, देर कुड बी अ क्लास 2 मालोक्लूजन एंड देर विल बी अ रिड्यूस्ड टू नील माउथ ओपनिंग विद पुअर ओरल हाइजीन। रिड्यूस टू नील माउथ ओपनिंग होगी विद द पुअर ओरल हाइजीन अगर यूनिलेटरल टीएमजे एंकोलॉसिस हो चुकी है तो। नेक्स्ट, इन द फ्रैक्चर ऑफ एंगल ऑफ द मैंडिबल द टूथ बेयरिंग सेगमेंट मूव्स इन विच डायरेक्शन ड्यू टू द मीडियल टेरिगॉइड। देखो मीडियल टेरिगॉइड की वजह से इट विल मूव टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन एंड मीडियल डायरेक्शन, ठीक है। सी द मसल अटैचमेंट्स एंड देयर काउंटरएक्टिंग फोर्सेस प्ले अ प्राइम रोल इन पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रैक्चर्स, ठीक, कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे और कौन सी डायरेक्शन में फ्रैक्चर जाएगा वो प्राइम रोल प्ले करते हैं। द डिस्प्लेसिंग फोर्स ऑफ द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन इन्फ्लुएंस द फेवरेबल और नॉन फेवरेबलनेस ऑफ द फ्रैक्चर आउटकम, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्चर लाइन एज व्यूड ऑन द रेडियोग्राफ ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रैक्चर, ठीक। पहला आता है हॉरिजॉन्टली फेवरेबल एंगल रीजन फ्रैक्चर, जहाँ पे उसको हॉरिजॉन्टल व्यू में अगर हम देखते हैं तो इट इज़ रनिंग सुपीरियर इन्फीरियरली, ये सुपीरियर इन्फीरियरली रन कर रही है, ठीक है, और पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि 2 फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है। अपवर्ड फोर्स लगेगी, डिस्प्लेसिंग फोर्स ड्यू टू पुल ऑफ मैसेटर एंड टेम्पोरालिस मसल्स। मैसेटर और टेम्पोरालिस मसल की वजह से इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही होगी, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके अंदर लॉक हो जाएगा, दिख रहा है जैसे कि सेगमेंट में, जो नीचे वाला सेगमेंट है वो ऊपर वाले सेगमेंट में लॉक हो जाएगा। सो इट इज़ अ हॉरिजॉन्टली फेवरेबल फ्रैक्चर। अब हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल की बात कर लेते हैं। देखो इसमें तो ये फंस जा रहा था। अब अगर हमारी सुपीरियर इन्फीरियरली जो लाइन है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर चल रही है, तब हमारा लॉक हो जा रहा था, तो हमारा बाहर नहीं निकल रहा था। बट यही लाइन अगर हमारी एंटीरियर टू पोस्टीरियर चल रही है तो वहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इंसर्शन ऑफ मैसेटर है वो अपना पुल जब जनरेट करेगी तो ये सेगमेंट अलग हो जाएगा, ठीक, ड्यू टू द पुल ऑफ टेम्पोरालिस एंड मैसेटर। फिर आता है वर्टिकली फेवरेबल एंगल रीजन फ्रैक्चर, ठीक। जब वर्टिकली फेवरेबल फ्रैक्चर की बात करें तो जो हमारी ये लाइन होगी, फ्रैक्चर लाइन होगी, वो रन करेगी बक्कोलिंगुअली एंटीरियर टू पोस्टीरियर। बक्कल से स्टार्ट करेंगे और पोस्टीरियरली जब हम जा रहे हैं तो हम पोस्टीरियर साइड को चले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो मीडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड है ये फोर्सेस लगा रही हैं बीच की तरफ, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्चर सेगमेंट है ये इसमें लॉज हो जाएगा, फंस जाएगा इसके अंदर, तो इट विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड ईजिली, ठीक है। दैट इज इट विल रेजिस्ट द मीडियल पुल ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड एंड द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, ठीक है। लास्ट में आता है वर्टिकली अनफेवरेबल फ्रैक्चर। वर्टिकली अनफेवरेबल फ्रैक्चर में हमारे पास जो देखो मीडियल टेरिगॉइड अपनी फोर्स लगा रही है, लेटरल टेरिगॉइड अपनी लगा रही है, ठीक। तो दोनों अंदर को मीडियली पुल कर रही हैं,
तो इसमें फ्रैक्चर लाइन जो है वो बक्कोलिंगुली अगर हम बोले तो ये पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आ रही है, सो दैट इज़ वाई इट विल रिजल्ट इन डिसलोकेशन, ठीक, क्योंकि यहाँ लॉज नहीं हो पाएगा, ये फ्रैक्चर सेगमेंट जो है वो अंदर को खिंच जाएगा पूरा। नेक्स्ट बात आती है अनफेवरेबल बायलेटरल पैरासिम्फाइसिस फ्रैक्चर लाइंस। इसमें कंबाइन एक्शन होता है ऑफ द सुप्राहायोइड एंड डाइगैस्ट्रिक मसल्स, ठीक है। डाइगैस्ट्रिक मसल और सुप्राहायोइड मसल दोनों इसको पुल कर रहे होते हैं ऑन द डिस्टल सेगमेंट, ठीक है। तो इन्फीरियरली पुशिंग द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें ये पूरा सेगमेंट ही अंदर को पुल अप हो जाता है, जिससे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का खतरा जो है वो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी इज मोस्ट लाइकली टू रिलैप्स। तो रिलैप्स हमारी सैजिटल स्प्लिट, मैंडिबुलर रेट्रोग्नैथिज्म, इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा रिलैप्स करने के चांसेस उसके होते हैं। यहाँ 2 फुल फॉर्म्स दिखनी है, SRIF दैट इज सेमी रिजिड इंटरनल फिक्सेशन एंड RIF दैट इज रिजिड इंटरनल फिक्सेशन, ऑलराइट। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द एंकालोसिस ऑफ मैंडिबल। देखो, एंकालोसिस ऑफ मैंडिबल के लिए जो ट्रू स्टेटमेंट्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। एंकालोसिस इट इज़ लीस्ट इन सबकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स, इफ देयर इज अ सबकॉन्डाइलर फ्रैक्चर एंकालोसिस विल बी लीस्ट, ठीक है। ट्रॉमा इज द मेन रीजन फॉर एंकालोसिस। फेशियल सिमेट्री इज नॉट सीन इन अडल्ट्स ऑनसेट एंकालोसिस। अगर अडल्ट्स में पूरी ग्रोथ होने के बाद अगर एंकालोसिस हो रही है तो फेशियल एसिमेट्री इतनी जल्दी नहीं देखी जाती। गो विद थ्योरी। Ankylosis as a complication of mandibular fractures is seen most commonly due to the following factors. Site and type of fracture सबसे पहले। Capsular fracture है mainly the fractures of the condylar head, वहाँ पे एंकालोसिस देखी जाती है। Here there is a greater likelihood of intimate contact between the proximal portion of the distal segment and the glenoid fossa. जो proximal portion है distal segment का वो और glenoid fossa जो है वो मिल जाते हैं, टच कर जाते हैं, जिससे कि पेशेंट जो है वो प्रीडिस्पोज हो जाता है टू एंकालोसिस, ठीक। Next is the age of the patient. The condyle of a young child is more easily fractured, crushed than an adult because there is the cortical bone of the child is relatively thin. Cortical bone thin होती है and the condylar neck is broad. तो वहाँ पे क्रश होने का ज़्यादा चांस रहता है, ब्रेक होने का चांस नहीं रहता। The immediate subarticular layer is also extensively vascularized. The crushed fragments of the highly vascularized osteogenic material that are dispersed through the joint space may be a cause of ankylosis in the child under 10 years of age, ठीक है। क्रस्ट फ्रेगमेंट्स मेनली कॉज आते हैं अगर एंकालोसिस बच्चे में हो रही है। ड्यूरिंग एन IMF इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन जब करते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर टू द डेवलपमेंट ऑफ एंकालोसिस स्पेशली इन चिल्ड्रन, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट, ऑलराइट। 4th ऑप्शन हमारे पास एक्सटेंस ऑफ डैमेज टू द डिस्क, कितना डैमेज हुआ है डिस्क को, वो भी एक कॉज रहता है कि आपका एंकालोसिस कितना होगा, ऑलराइट। इसमें जो गलत ऑप्शन है दैट इज लीस्ट इन हाई कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। अगर हाई कॉन्डाइलर फ्रैक्चर हमारे पास हुआ है, हाई कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, तब वहाँ पे एंकालोसिस के चांसेस भी हाई रहते हैं, सो दिस ऑप्शन वाज रॉन्ग। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस इन्फेक्शन। देखो, टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस इन्फेक्शन दे कैन स्प्रेड टू डीप टेम्पोरल स्पेसेस, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। स्पेसेस नेबरिंग द टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस आर बकल स्पेस, लेटरल स्पेस और लेटरल फेरेंजियल स्पेस, सबमेसेट्रिक स्पेस, डीप टेम्पोरल स्पेस, पैरोटिड स्पेस, पेरिटॉन्सिलर स्पेसेस। ये सारे स्पेस जो हैं वो इन्फेक्शन इनमें भी स्प्रेड होने का चांस रहता है, इसलिए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ आइसोलेटेड जाइगोमैटिक बोन फ्रैक्चर। आइसोलेटेड जाइगोमैटिक बोन फ्रैक्चर है तो उसमें मॉल अक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि ना ही हमारा मैग्जिला टूटा है, ना ही मैंडिबल टूटी है, सिर्फ जाइगोमैटिक बोन टूटी है। तो आंसर इज मॉल अक्लूजन विल नॉट बी देयर, ठीक है। Now what could be there? There could be paresthesia over the lateral part of the nose. There could be restricted mouth opening. There could be anophthalmosis. Anophthalmosis मतलब कि आइज जो हैं वो सॉकेट में अंदर बैकवर्डली संकन हो गई हैं ड्यू टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट टूट गई है और आई जो है वो पीछे को संकन हो गई है, दैट इज नोन एज anophthalmosis. Next, the symptoms caused by zygomatic fracture. There is ipsilateral paresthesia over the cheek. फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स इंफ्राऑर्बिटल नर्व। अगर फ्रैक्चर ने इन्वॉल्व कर लिया इंफ्राऑर्बिटल नर्व को तो देयर विल बी इप्सिलेटरल पैरास्थीसिया ओवर द चीक। देयर विल बी लिमिटेड जॉ ओपनिंग, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सीन इन zygomatic arch fractures that impinge on the coronoid process of the mandible and limit the pain free mouth opening of the mandible, ठीक है। मतलब मैंडिबल खुलना बंद हो जाएगा। एनोप्थैल्मोसिस, डिप्लोपिया, बाकी आइज़ के साइन आ जाते हैं। सुपीरियर पोर्शन ऑफ द जाइगोमा दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, ठीक। इफ द फ्रैक्चर ऑफ दिस पार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व देन सॉफ्ट टिश्यू लिगामेंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज आर ऑल्सो इन्वॉल्व।
then this will lead to drooping of the globe of the eyes, causing anophthalmosis and hypoglobus, मतलब आंखें अंदर को चली जाएंगी. Entrapment of the inferior oblique of the other orbital muscles is the most common cause of diplopia. ठीक है. Next, presence of these three functional deformities or presence of aesthetic deformity is indication for management of zygomatic fractures. Otherwise, they do not require treatment at all. अगर हमारी फेस ही डिफॉर्म हो गया तब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब उतना एक्सटेंसिव इसमें सर्जरी नहीं करते हैं, वो खुद मैनेज कर जाता है अगर छोटा मोटा फ्रैक्चर है तो. Zygomatic fractures do not involve maxillary occlusion, hence isolated zygomatic fractures will never cause occlusal derangement. ठीक है. नेक्स्ट, बोtulinum टॉक्सिन इज यूज इन ऑल एक्सेप्ट, तो आंसर है हमारे पास हाइपोटोनिसिटी में ये यूज़ नहीं की जाती, हाइपोटोनिसिटी में यूज़ नहीं की जाती. इट इज़ यूज इन हाइपरटोनिसिटी, अगर हम सही करके बोलें स्टेटमेंट को. सी, बोtulinum टॉक्सिन it is not used in hypotonicity of the facial muscles or weak muscles or paralysis because it reduces the muscular activity. बोtulinum का या फिर बोटॉक्स का काम क्या है, ये मसल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है. एंड इज़ यूजिंग एंड इट इज़ ऑलरेडी वीक मसल, तो उसमें और ज़्यादा वर्स कर देगा कंडीशन को, इसीलिए इसको हाइपर एक्टिविटी या फिर जहाँ पे एक्सटेंसिव स्पाजम्स हो रहे हैं या एक्सटेंसिव कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है वहाँ पे यूज़ किया जाता है. वन इंपॉर्टेंट कंडीशन ट्रीटेड विद बोtulinum टॉक्सिन इज सिनकाइनेसिस. सिनकाइनेसिस का मतलब है कि हमारी इनवॉलेंटरी मूवमेंट वॉलेंटरी मूवमेंट के साथ अगर कर जाती हैं. मान लो कि बंदा एक आँख क्लोज करने की कोशिश कर रहा है तो कॉर्नर ऑफ द माउथ खुद ही बंद हो जाएगा, मतलब आँख बंद करने की कोशिश कर रहा है तो कॉर्नर ऑफ द माउथ खुद ही हिलना शुरू हो जाएगा. सिनकाइनेसिस अकर ड्यू टू मिस डायरेक्टिव नर्व हीलिंग आफ्टर प्रॉक्सिमल फेशियल नर्व इंजरी. जब प्रॉक्सिमल फेशियल नर्व इंजरी हो जाती है तो वो अगर ऊट पटांग तरह से जुड़ गई है या फिर अपने नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे नहीं जुड़ी है तो वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं. मिस फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स हो जा रहा है, वेयर द रीजनरेटिंग नर्व फाइबर्स ग्रो abnormally एंड सप्लाई द रॉन्ग मसल्स, दैट इज एबरेंट इनर्वेशन. अगर गलत मसल्स को नर्व को सप्लाई कर देती है तो दैट इज नोन एज एबरेंट इनर्वेशन, दैट लीड्स टू एबनॉर्मल को इनर्वेशन, मसल टाइटनेस एंड डायनेमिक डिसफंक्शन. ठीक है, मतलब सारा जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाता है, मसल टाइटनेस हो जाती है, को इनर्वेशन हो जाती है अलग अलग चीज़ों की. एक काम करोगे दूसरा खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा. द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ सिनकाइनेसिस इट इंक्लूड्स न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग एंड फिजियोथेरेपी अलॉन्ग विद टारगेटेड बोtulinum इंजेक्शंस to selectively overactive muscles. Botulinum toxin is indicated in spastic muscles disorders such as cerebral palsy, post-stroke palsy, post-spinal cord injury, spasticity, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी और स्पाज्म पर बार बार चले जा रहा है पेशेंट के मसल्स, तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है. फॉर रिलैक्सिंग एबनॉर्मली क्लेंच्ड मसल्स ऑफ ईसोफेगस, वहाँ पे भी यूज़ होता है. जॉ के मसल्स अगर अबनॉर्मली क्लेंच हो गए वहाँ पे भी यूज़ होता है. ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक में ओवर एक्टिव ब्लैडर है वहाँ पे भी यूज़ होता है. एनल स्फिंक्टर में भी यूज़ होता है अगर वहाँ पे भी अबनॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो रही है. ठीक है, टू रिड्यूस द पेन इन द एनल फिशर कंडीशंस. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्ट्रैबिस्मस, infantile dystonia, excessive sweating, hyperhidrosis, chronic migraine, headache, cosmetic reduction of the facial wrinkles, neuropathic pain, some chronic pain and allergy conditions. The mechanism of botulinum toxin is that it blocks the release of acetylcholine. It blocks the release of acetylcholine at the neuromuscular junction, जो कि prevent करता है nerve to muscle signal transmission को. ठीक है, and thereby causing temporary reversible relaxation. कैसी रिलैक्सेशन? टेम्परेरी रिवर्सिबल रिलैक्सेशन ऑफ टारगेट मसल्स विदाउट डैमेजिंग द नर्व परमानेंटली. राइट. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज इज, देखो सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो है वो हेड इंजरी में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. See, subarachnoid space is a space that is fluid filled space between the arachnoid matter and the pia matter. कहाँ पे होता है? arachnoid matter और pia matter के बीच में होता है, जिसमें cerebrospinal fluid होता है, blood vessels होती है, cranial nerves होता है, and it acts as a cushion. जो subarachnoid space है वो एक cushion और nutrient mediator की तरह act कर रहा है for the brain. ठीक है, और 3 लेयर तो हमें याद ही होती हैं कि सबसे पहले आता है ड्यूरामेटर, फिर आता है arachnoid matter, फिर आता है pia matter. डैप याद रखना है, डैप. ठीक है, बाहर से अंदर को. ड्यूरामेटर सबसे बाहर वाली, देन ए इज़ मिडल एंड पी इज़ जो बिल्कुल पिचका हुआ है सबसे अंदर, जो चिपका हुआ है डेलिकेट लेयर दैट इज स्टक टू द ब्रेन, दैट इज नोन एज पिया मैटर. जो वेब लाइक होता है दैट इज एरेक्नॉइड मैटर. ठीक है, जो टफ कवरिंग होती है दैट इज नोन एज ड्यूरामेटर. लेट्स गो विद द एक्सप्लेनेशन. सब एरेक्नॉइड हेमरेज का मतलब है कि हमारे पास ब्लीडिंग जो है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में हो रही है, जो कि पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में है. ठीक है,
पीएम मैटर सबसे अंदर वाली लेयर है, अरेक्नॉइड मैटर बीच वाली लेयर है, जहाँ पे हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसमें ब्लड एंटर करता है स्पेस में, जब भी स्पेस में एंटर करता है तो वो डायरेक्टली सीएसएफ के साथ मिक्स कर जाता है और रैपिडली स्प्रेड कर जाता है ओवर द ब्रेन सरफेस। द मोस्ट ओवरऑल कॉज ऑफ ये सब अरेक्नॉइड हेमरेज इज़ हेड इंजरी। मगर अगर इंजरी नहीं हो रही है तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस सब अरेक्नॉइड स्पेस हेमरेज सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है ड्यू टू सेरेब्रल एन्यूरिज्म। ठीक है, जो कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म का मतलब है कि जो सर्कल ऑफ विलिस और उसकी ब्रांचेस है वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री है ऐसी हाई ब्लड प्रेशर की, अल्कोहलिज्म या कोकेन का यूज़ है या एस्पिरिन या ब्लड थिनर का यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे वो आर्टरीज रप्चर कर जाती हैं। ठीक है, और वहाँ से ब्लड जो है वो लीक करके उस जो नॉर्मल हमारा पास फ्लूइड है, ठीक है, सीएसएफ फ्लूइड है, उसके साथ मिक्स कर जाता है। द क्लासिकल सिम्टम इज थंडर क्लैप हेडेक। ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी ने सर पे लात मार दी है, इतना दर्द होता है सब अरेक्नॉइड स्पेस हेमरेज में। ठीक है, दिस इज अ क्लासिकल सिम्टम, मतलब ये सिम्टम आता ही आता है। ऐसा अगर पेशेंट बता रहा है तो मतलब हाई चांसेस हैं कि देयर इज अ सब अरेक्नॉइड स्पेस injury. Even in a minor subarachnoid space can cause serious complications because blood is highly irritating to brain and its blood vessels. It can trigger the cerebral vasospasm. ठीक है, जब ब्लड CSF के साथ मिलेगा तो वो ट्रिगर कर देगा cerebral vasospasm that is narrowing the brain arteries leading to reduced blood supply to the brain and stroke. क्योंकि नीचे से प्रेशर उतना ही है, नीचे से ब्लड प्रेशर उतना ही है, लेकिन ऊपर जाके यहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई कर देगा ब्रेन खुद के लिए और वहाँ पे वो फट जाएंगी आर्टरीज और वहाँ पे स्ट्रोक में पेशेंट चला जाएगा। ब्लॉक CSF फ्लो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोसेफेलस, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, CSF का फ्लो कम हो जाएगा, जिससे कि केमिकल मेनिंजाइटिस हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नहीं हो रही है यहाँ पे केमिकली मेनिंजाइटिस हो रही है जो कि ब्लड ने ट्रिगर की है, लीडिंग टू नेक स्टिफनेस, fever and seizures that are caused by cortical irritation and lead to delayed brain injury and altered consciousness. ठीक है, तो अगर even if small subarachnoid hemorrhage is there तो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी के केस बन जाता है वो। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज ट्रू फॉर काइल लीक आफ्टर नेक डाइसेक्शन। ठीक है, काइल लीक इज मोर कॉमन फ्रॉम लेफ्ट साइड रादर देन राइट साइड आफ्टर नेक डाइसेक्शन। पहले काइल लीक का मतलब क्या होता है? दैट इज लीकेज ऑफ लिम्फेटिक फैट रिच फ्लूइड। ठीक है, आफ्टर नेक डाइसेक्शन वो बोलती है काइल लीक, उसको बोलते हैं काइल लीक। सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड्स अगर हुए हैं, टिश्यूज फ्रॉम द नेक अगर रिमूव किया है तो वहाँ पे नेक डाइसेक्शन करना पड़ता है हमें, तो वहाँ पे अगर काइल लीक होता है that is more common on the left side, which is true because the thoracic duct, the main lymphatic vessel that carries the chyle, opens into the left side of the neck at the junction of left internal jugular vein and left subclavian vein. ठीक, इसीलिए लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है क्योंकि जो thoracic duct है वो ज़्यादा वो लेफ्ट साइड पे ही ओपन कर रही है। काइल इज अ मिल्की फैट रिच lymphatic fluid formed in the intestine after digestion of fats. एक बार फैट डाइजेस्ट हो गए तो एक मिल्की फैट रिच lymphatic fluid बनता है जो कि लीक करता है into the thoracic duct and is injured during neck surgery. डक्ट इंजर हो जाती है and this leak is seen in the milky white fluid in the surgical drain. जब हम सर्जिकल ड्रेन लगाते हैं तो वहाँ पे मिल्की वाइट फ्लूइड निकलता रहता है। If the cervical part of the thoracic duct tears, अगर cervical part thoracic duct का tear हो जाता है, there is immediate extravasation, that is leakage of the fluids outside the vessel of the chyle into the neck wound. ठीक है, मतलब नेक में फैल जाएगा ये। In a normal adult, the thoracic duct transports up to 4 liters of chyle per day, so fluid leak कैन एक्यूमुलेट रैपिडली इन द नेक। इतना ज़्यादा फ्लूइड निकलेगा तो रैपिडली एक्यूमुलेट कर जाएगा नेक के अंदर अगर उसमें ड्रेन नहीं लगाई है। काइल लीक अगर सीन अबाउट 1 to 2.5% ऑफ रेडिकल नेक डाइसेक्शंस और 75 to 92% of the cases are of the left side because the anatomical position of the duct that is opening is on the left side. If the chyle leak is uncontrolled, it can impair nutrition, that is loss of proteins and fats from the body in the form of chyle leak. There will be delayed wound healing, there will be prolonged hospital stay, and there will be rapid loss of body fluids and nutrients and electrolytes. ठीक है, salts essential for nerve muscle function वो भी rapidly कम होते जाएंगे, leading to serious metabolic weakness in patients. Next, all are true about brachial cyst except, देखो true पहले बात कर लेते हैं। brachial cyst its fistula can pass from bifurcation of common carotid artery, true statement. It is seen in adults. Brachial cyst is seen in adults. Pain is not a characteristic feature of brachial cyst. ये भी सही स्टेटमेंट है। Now गलत स्टेटमेंट कौन सी हमारे पास? It is seen
बायलेटरली। यूजुअली ये बायलेटरली नहीं देखा जाता है, दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, लेट्स गो विद द थ्योरी। ब्रेकियल सिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेकियल क्लेफ्ट cyst. It's a congenital condition present since birth, cystic swelling on the side of the neck, ठीक है, that develops due to persistence of cervical sinus. एक cervical sinus जो है वो अभी भी बचा हुआ होता है, उसकी वजह से होता है, which normally disappears during the fetal development when 2nd to 6th brachial arches, जो embryonic structures होते हैं हमारे 2nd to 6th brachial arch में, वो फ्यूज नहीं कर पाते प्रॉपरली, तब ये बनता है। Although the cyst is congenital, it is usually clinically visible at the age of 20 to 25 years of patient, ठीक है, उस स्टेज में ये विजिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्लो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द सिस्ट और इन्फेक्शन। इट टिपिकली अपीयर्स एज अ पेनलेस, सॉफ्ट, फ्लक्चुलेंट, फ्लूइड फिल्ड, वेल डिफाइंड लंप। पेनलेस, सॉफ्ट, फ्लक्चुलेंट, दैट इज फ्लूइड फिल्ड, वेल डिफाइंड lump below the angle region of the mandible, that is lower jaw, and along the anterior border or front edge of the sternocleidomastoid muscle, ठीक है। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड हमें पता है कि एक बड़ा सा मसल होता है जो कि फ्लेक्शन में हेल्प करता है और टर्निंग ऑफ द हेड में हेल्प करता है। अ ब्रेकियल फिस्टुला और साइनस इज एसोसिएटेड विद द अनोमली दैट मे रन डीप इनटू द नेक फेशिया, ठीक है। नेक फेशिया का मतलब है कि कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर्स हैं उसमें डीप रन करता है ब्रेकियल फिस्टुला या फिर ब्रेकियल साइनस, एंड इट यूजुअली ओपन्स इंटरनली नियर द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। अगर इंटरनली इसको ओपन करना है तो ये अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज जो है मतलब एडम्स एप्पल के ऊपर ओपन करेगा, पासिंग बिटवीन द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स बाइफर्केशन इनटू द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो दो में बाइफर्केट करती है, एक्सटर्नल और इंटरनल में। इन दोनों के बीच से पास करता जाता है ये, ठीक है। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि कितना डीप ये, कितनी क्रिटिकल लोकेशन पे ये जो सिस्ट है ये बन रही है, ब्रेकियल सिस्ट। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थायराइड नोड्यूल, व्हाट इज ट्रू? थायराइड नोड्यूल मे बी मल्टी नोड्यूलर, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है जो आंसर में दी हुई है। लेट्स गो विद द थ्योरी। थायराइड नोड्यूल कैन बी सॉलिटरी, दैट इज अनकॉमन, और मल्टी नोड्यूलर, दैट इज कॉमन, ठीक है। मल्टी नोड्यूलर केसेस कॉमन होते हैं, सॉलिटरी केसेस अनकॉमन रहते हैं। FNAC जो होती है दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द थायराइड नोड्यूल्स एंड इट्स सेंसिटिविटी रेट इज 95%। जो थायराइड नोड्यूल्स हैं दे कैन बी बेनाइन, मतलब कोई एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, और दे कैन बी टॉक्सिक, मतलब हाइपर थायराइडिज्म भी हो सकता है वहाँ पे, दैट और दे कैन बी मैलिग्नेंट। तीन चीज़ें होती हैं, बेनाइन, टॉक्सिक एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन में मतलब कि कोई एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, टॉक्सिक में मतलब है कि टॉक्सिक हो गए हैं, या फिर मैलिग्नेंट हो गए, मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ट्रीटमेंट कैन बी वेट एंड वॉच मेडिकल ट्रीटमेंट विद द थायराइड हार्मोन थेरेपी, आयोडीन सप्लीमेंट्स, या सर्जरी करा सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ गॉइटर या फिर थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग जो है, स्वेलिंग दैट इज़ क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। सिंपल से पहले होता है सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर में डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक गॉइटर होता है, मतलब कि गॉइटर में साइज बढ़ गया है ग्लैंड का। नोडुलर गॉइटर होता है, कॉलॉइड गॉइटर होता है। टॉक्सिक गॉइटर में डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर होता है, दैट इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज। डिफ्यूज टॉक्सिक गाउटर, टॉक्सिक नोडुलर गाउटर, और तीसरा आता है टॉक्सिक नोड्यूल, ठीक है। उसके बाद आता है नियोप्लास्टिक गॉइटर, उसमें बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। इसके अलावा थायरोइडाइटिस, ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस, सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटासिस और डी क्वेर वेन थायरोइडाइटिस, क्वेर वेन्स थायरोइडाइटिस और राइडल्स थायरोइडाइटिस, ठीक है, ये थायरोइडाइटिस है। अदर रेयर कॉजेज ऑफ थायराइड स्वेलिंग आर दैट इज देर इज ऑलवेज मूव्स अप ऑन द स्वेलिंग एक्सेप्ट देर इज अ इंट्राथोरेसिक एक्सटेंशन, ठीक है। थायरोइडाइटिस के साथ इंट्राथोरेसिक एक्सटेंशन हो गई है थायराइड ग्लैंड की, एक्सटेंडिंग इनटू द एडसेंट स्ट्रक्चर्स, एंड देर इज अ कार्सिनोमा ऑफ द इन्वेजन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है, वहाँ पे भी थायराइड स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज फॉल्स रिगार्डिंग मोटर न्यूरॉन्स। देखो, मोटर न्यूरॉन्स से जो स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है, जो उसके लिए स्टेटमेंट नहीं है, वही बतानी है हमने। सो द स्टेटमेंट दैट इज ग्लव एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया इज नॉट रिलेटेड टू मोटर न्यूरॉन्स। पहली बात, एनेस्थीसिया क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन, ठीक है। दैट इज एनेस्थीसिया में हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर कोई भी हम एनेस्थेटिक एजेंट डालते हैं जिससे कि पेन की फीलिंग, टच की फीलिंग, टेम्परेचर की फीलिंग जो है वो चली जाती है, ठीक है, मतलब सेंसेशन चली जाती है। और नर्व जो कि हमारा वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, देट आर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ग्लव और स्टॉकिंग एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ सेंसेशन इन द एरियाज ऑफ हैंड एंड फीट एज वेल एज द पर्सन इज, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो ग्लव और स्टॉकिंग पहन के बैठा हुआ है, उसको इतनी सेंसेशन लॉस हो जाती है अपने हाथों से। इट इज़ अ
टिपिकल पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर, ये पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर है, नॉट अ मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर ज़्यादातर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो पेरीफेरी में न्यूरॉन्स है उसके ऊपर जाके आकर कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। सिफिलिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तब भी हमारे पास ये जो पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स वो आ सकते हैं। कभी कभार न्यूरोलॉजिकल कन्वर्जन भी हो जाता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इमोशनल स्ट्रेस वगैरह वो है कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फिजिकल सिम्टम्स विदाउट स्ट्रक्चरल नर्व डैमेज, ठीक है। इसके साथ साथ आती है बात फैसिकुलेशन की। फैसिकुलेशन इज रिलेटेड टू मोटर न्यूरॉन्स। फैसिकुलेशन का मतलब है इनवॉलंटरी ट्विचिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स ड्यू टू स्पॉन्टेनियस फाइबर्स ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। एक सिंगल मोटर न्यूरॉन जब स्पॉन्टेनियस फायरिंग शो करता है तो वहाँ पे जो ट्विचिंग होती है उसको बोलते हैं फैसिकुलेशन। इट कैन अकर इन मोटर न्यूरॉन डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल माइलोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो कि एक डीजनरेटिव डिजीज़ है। दैट इज़ अ कंडीशन इन विच द नर्व सेल्स दे प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट और उसको डिटीरियोरेट होने के बाद वो मर जाते हैं, अफेक्टिंग द मोटर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेशेंट डेवलप फैसिकुलेशंस एंड प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग का मतलब होता है एट्रॉफी ऑफ मसल्स होगी, मसल खुद ही अपना साइज जो है वो कम करते जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी कम करती जाती है क्योंकि नर्व सप्लाई जो है वो ढंग से नहीं रह गई है या फिर मसल का हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। दस फैसिकुलेशन एंड मसल वेस्टिंग आर द फीचर्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, वेयर एज द ग्लव एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया इज प्योरली अ सेंसरी नर्व प्रॉब्लम, नॉट अ मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम, ठीक है। वो सेंसरी नर्व की प्रॉब्लम है, बाकी ये जो है हमारे पास ये मोटर न्यूरॉन की प्रॉब्लम है। मोटर न्यूरॉन की प्रॉब्लम्स को हम एक और वर्ड देते हैं, दैट इज नोन एज न्यूरो डीजनरेशन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन वॉशआउट टेस्ट हुआ तो FRC पेशेंट का जो है असेस करना है। इफ़ द इन्फेंट हैज़ 75% नाइट्रोजन, कितनी नाइट्रोजन उसके पास 75% नाइट्रोजन पहले से है। और नाइट्रोजन वॉशआउट जब हम करते हैं, जब ऑक्सीजन से हम नाइट्रोजन वॉशआउट करते हैं तो वो 5 लीटर ऑफ गैस जो है वो एक्सेल करता है, जिसमें से 9% हमारी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन थी। तो FRC की वैल्यू कितना आएगी? देखो FRC की वैल्यू होती है कि आपकी कितनी लीटर ऑफ गैस एक्सेल करिए, कितने परसेंटेज बाहर निकली है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने परसेंटेज थी पहले से, ठीक, कितनी गैस एक्सेल की है, कितने परसेंट गैस निकली है जो भी एक्सेल करिए, और कितनी परसेंट गैस लंग्स के अंदर प्रेजेंट थी, दैट इज़ FRC वैल्यू। तो इसमें आ जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 95/45 डिवाइडेड बाय 75, दैट इज़ इक्वल टू 0.6 लीटर्स या फिर हाफ अ लीटर मान सकते हैं इसको। ऑलराइट, लेट्स गो विद द थ्योरी। नाइट्रोजन वॉशआउट इज अ मेथड यूज्ड टू मेजर द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ the lungs, which is the volume of the air that remains in the lungs after the normal or quiet exhalation. It is the remaining air that is important to keep the lungs open and to allow the continuous oxygen exchange and prevent the lung collapse. इसीलिए functional residual जो capacity है और functional residual gas जो है वो important होती है। Nitrogen is chosen for the test because it is normally present in the lungs at a known concentration of 75 to 80%, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंटली अब्जॉर्ब नहीं होती इतनी ज़्यादा, सो इट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड। इसीलिए हम इसके लिए हम FRC टेस्ट कराते हैं, नाइट्रोजन वॉशआउट टेस्ट। इन दिस टेस्ट द पेशेंट और द इन्फेंट इज मेड टू ब्रीथ 100% ऑक्सीजन। कहाँ से कराएंगे? मुंह से करवाएंगे, 1 वे ब्रीदिंग करवाएंगे। एक ऐसा सिस्टम जो कि दैट डज नॉट अलाउ इनहेल्ड गैस टू बी टेकन बैक अगेन, ठीक है। मतलब एक बार गैस इनहेल कर ली तो वो वापस उसको लेगा नहीं, ठीक है। दैट इज़ 1 वे और नॉन ब्रीदिंग सिस्टम, मतलब मुंह से वो गैस अंदर ही जा रही है, नाक से बाहर आ सकती है भले। एज द पेशेंट कीप्स ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन, द नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लंग्स गेट्स वॉश्ड आउट एंड इज एक्सेल्ड। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कलेक्टेड, जो एक्सेल कर रहा है उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग वॉश आउट, दैट इज नोन एज वॉल्यूम वॉश आउट, ठीक है, VWO। एंड द नाइट्रोजन कंसंट्रेशन दैट इज एक्सपायर्ड इज CW। नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कितनी निकली, दैट इज नोन एज CW। VWO दिस द टोटल वॉल्यूम, और नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज नोन एज CW। द FRC इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सेल्ड बाय द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द लंग्स। वॉल्यूम कितनी निकली है, कितनी कंसंट्रेशन निकली है, और ओरिजिनली हमारे पास 75 to 80% जो दिया हुआ है वो, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। दिस मेजरमेंट इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीजेज इन डिजीजेज सच एज लंग डिसीजेज, एनेस्थीसिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। लंग डिजीज कौन सी हो जाएगी, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी, इन्फेंट न्यूमोनिया हो जाएगा, ठीक है, इन्फेंट विद वीक लंग्स विद मतलब इसमें डॉक्टर को हेल्प हो जाती है टू असेस द लंग वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग मल्टीपल माइलोमा। देखो मल्टीपल माइलोमा में देयर आर पंच्ड आउट रेडियोलुसेंसेस इन द स्कल, रिब्स एंड वर्टिब्रे। ये सही स्टेटमेंट है, पंच्ड आउट रेडियोलुसेंसेस होती है इन द स्कल, रिब्स एंड वर्टिब्रे,
ठीक है। प्लाज्मा सेल माइलोमा प्रीवियसली कॉल्ड एज मल्टीपल सेल माइलोमा और मल्टीपल माइलोमा, इसमें बोन रेडियोग्राफ में एस्टेब्लिश जब हम करते हैं तो देर इज लिटिक लीजन सीन इन द एक्सियल स्केलेटन ऑफ स्कल, स्पाइन, प्रॉक्सिमल लॉन्ग बोन्स एंड रिब्स। जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस में ऑल्सो बी सीन। इसके साथ साथ देर इज अ मोनोक्लोनल सेल इन्फिल्ट्रेशन, मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन इनटू द बोन मैरो, मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन इनटू द बोन मैरो। बेंस जोन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो 2/3 केसेस में देखे जाते हैं। बेंस जोन्स प्रोटीन्स यूरिन में निकलते हैं, प्रोटीन यूरिया हो जाता है बेंस जोन्स प्रोटीन का, वो 2/3 केसेस में ही देखे जाते हैं ऑफ द मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा कोई इनहेरिटेड डिजीज नहीं है। सी बेंस जोन्स प्रोटीन्स आर द फ्री लाइट चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स कापा और लैम्डा चेन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स, और वो एक्सक्रीट होती है यूरिन में, ठीक है। जहाँ पे जब वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रही होती है तो वहाँ पे वो किडनी का डैमेज भी करवा देती है और रीनल फेलियर भी करवा सकती है, क्योंकि वो प्लाज्मा लेवल से ही चेंज कर देती है किडनीज के अंदर। जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस करी, यहाँ पे मोनोक्लोनल है, मल्टीक्लोनल नहीं है। मोनोक्लोनल मतलब कि एक टाइप ऑफ अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल के क्लोन से बन रहा है, दैट इज़ नोन एज मोनोक्लोनल। और एक और बात करी हमने कि जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर, बल्कि एक स्पोरेडिक acquired malignancy है caused by somatic or non-inherited genetic mutation in the plasma cells. Non-inherited genetic mutation in the plasma cell causes this, ठीक है, multiple myeloma, and it does not pass directly from parents to children, ठीक है। लास्ट में मल्टीपल माइलोमा की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मल्टीपल माइलोमा इज अ मैलिग्नेंट कैंसरस डिजीज ऑफ द प्लाज्मा सेल्स विच आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स फॉर इम्यूनिटी। In this disease, one abnormal clone of plasma cell multiplies uncontrollably, leading to bone destruction and anemia, that is low red blood cells, और इसके साथ साथ there is deranged kidney function, leading to kidney damage and weaker immunity overall. Next, during an accidental injury, there is a cervical sympathectomy. Which of the following will be seen? तो इसमें हमारे पास loss of sweating will be there, drooping of eyelid will be there, and there will be meiosis. दैट इज़ आँखें जो प्यूपिल होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। डायलेशन नहीं होगा प्यूपिल का, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। एंड अगर हम नॉट की बात करें, जो ऑप्शन गलत है इसमें, उसमें लिखा है डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। सो डायलेशन ऑफ प्यूपिल विल नॉट बी सीन इन एन एक्सीडेंटल इंजरी। देखो यहाँ पे सिंपैथेक्टोमी का मतलब है कि हमारे पास जो नर्व चेन है, सिंपैथेटिक नर्व चेन है नेक की, वो अनइंटेंशनली डैमेज हो जा रही है, चाहे वो ट्रॉमा की वजह से हो रही है, चाहे वो नेक सर्जरी की वजह से हो रही है, चाहे वो स्टैब वुंड की वजह से हो रही है, चाहे वो वैस्कुलर इंजरी की वजह से हो रही है, बट देयर इज़ अ डैमेज टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो कि अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नॉर्मली काम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल को डायलेट करवाता है, ठीक है, आइज़ को एलिवेट करवाता है, फेशियल स्वेटिंग कराता है, एड्रेनलिन वाले काम करवाता है बेसिकली। सो जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो गया तो उसके एक्शन भी नहीं होंगे, प्रोड्यूसिंग हॉर्नर सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसीलिए डायलेशन ऑफ प्यूपिल नहीं हो पाएगी क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अब बंद हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज सीन इन हॉर्नर सिंड्रोम? हॉर्नर सिंड्रोम बेसिकली एक सेट ऑफ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स है दैट अपीयर इन द सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्वस डैमेज, ठीक है। अगर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्वस डैमेज अगर हो गया है तो वहाँ पे सेट ऑफ सिम्टम्स आते हैं, दैट इज नोन एज हॉर्नर सिंड्रोम। दैट कैन हैपन इन एनी सर्वाइकल सिंपैथेक्टोमी ड्यू टू एनी रीजन, ठीक। इसमें 3 चीज़ें दिखती हैं। देयर इज अ मायोसिस, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल ड्यू टू लॉस ऑफ डायलेटेड प्रॉपर्टीज। सेकेंड इज टॉसिस। टॉसिस क्या होता है? देयर इज अ ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड और सिंपैथेटिकली आप उसको लिफ्ट नहीं कर पाओगे, दिस इज अ लॉस ऑफ सिंपैथेटिक लिफ्ट, ठीक है। देयर इज ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड एंड अलॉन्ग विद दिस देयर इज एनहाइड्रोसिस, दैट इज लॉस ऑफ स्वेटिंग, क्योंकि स्वेटिंग का काम भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। इनमें से एनहाइड्रोसिस जो है दैट इज़ अ इनकॉन्स्टेंट फीचर, ठीक है, क्योंकि स्वेटिंग क्या पता पहले हो गई हो तो इसको बता पाना मुश्किल हो जाता है। कॉजेज वी डिस्कस, इट कुड बी इडियोपैथिक, इट कुड बी ब्रेन स्टेम स्ट्रोक, इट कुड बी कैरोटिड डाइसेक्शन, इट कुड बी न्यूप्लाज्म जो कि सिंपैथेटिक चेन के ऊपर प्रेशर बना रहा है, ठीक है। तो वहाँ से भी अगर नर्वस सिग्नल जो है वो बंद हो जाते हैं तो इट विल लीड टू हॉर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी वेव इन अ जुगुलर वेनस प्रेशर कर्व, व्हाट इट डज इट सिग्निफाई? C wave signifies the bulging of tricuspid valve into right atrium, ठीक है। मतलब यहाँ पे C wave के दौरान हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल से खून बाहर को निकल रहा है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है, ठीक। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है तो इट विल लीड टू बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है, क्योंकि वो वाल्व के ऊपर प्रेशर मारेगा। लेट्स डिस्कस सम स्मॉल थिंग्स। सबसे पहले JVP क्या होता है? देखो JVP विजिबल पल्सेशन होती है इंटरनल जुगुलर वेन की, ठीक है।
तो इंटरनल जुगुलर वेन की जब पल्सेशन होती है तो उससे हम प्रेशर चेंजेस राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जो हो रहे हैं उसको चेक करते हैं। इससे हम राइट एट्रिया का फंक्शन, वॉल्यूम स्टेटस और वेनस प्रेशर चेक करते हैं। फिर उसके बाद आती है कि डबल वेव फॉर्म, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेवीपी के। दूसरी आती है डबल वेव फॉर्म इन साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम में जो जेवीपी होता है वो 2 मेन वेव शो करता है पर हार्ट बीट। एक आती है ए वेव, एक आती है वी वेव, ठीक है। ये 2 वेव्स आती हैं, 1 2। ए वेव जो होती है दैट इज कॉज्ड बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज एट्रिया विल पुश ब्लड टू द वेंट्रिकल, दिस इज ए वेव। वी वेव क्या होती है कि समटाइम्स इसको बी वेव भी बोल देते हैं। ये जब एट्रिया भरता है दोबारा से, दैट इज फिलिंग ऑफ द एट्रियम अगेंस्ट अ क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, दैट इज नोन एज वी वेव और बी वेव, ठीक है। इसमें आती है बात एक्स डिसेंट की। एक्स डिसेंट मतलब कि डाउनवर्ड स्लोप आफ्टर ए वेव। ये जो डाउनवर्ड स्लोप आफ्टर ए वेव आ रही है, एट्रियल रिलैक्सेशन हो रही है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व का ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्स डिसेंट। दिस इज एक्स डिसेंट, मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में है, वेंट्रिकल सिस्टोल में है और एट्रिया जो है रिलैक्सेशन स्टेट में, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास वाई डिसेंट। वाई डिसेंट का मतलब होता है कि रैपिड एम्प्टिंग हो रही है एट्रिया की इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रिया की एम्प्टिंग हो रही है, मतलब एट्रिया से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में फिलअप हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल की बात आ जाएगी। यहाँ वेंट्रिकल सिस्टोल है, यहाँ एट्रियल सिस्टोल आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखा जाए तो पी वेव जो है वो प्रोसीड कर रही है, पी वेव पहले चल रही है, उसके बाद ए वेव शुरू हो रही है, ठीक है। तो वी कैन से दैट पी वेव ऑन एन ईसीजी कॉरस्पॉन्ड टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। यहाँ पे एट्रिया जो है डीपोलराइज स्टेट में, यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में एट्रिया, विच प्रोसीड्स द ए वेव ऑफ जेवीपी एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यहाँ पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही होती है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो जेवीपी जो है वो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ हार्ट को फॉलो करता है। डबल वेव फॉर्म बनता है यहाँ पे, ए वेव और वी वेव, 2 वेव फ्रंट बन रहे हैं, ठीक है। अब जेवीपी जो है वो वेरी करता है विद रेस्पिरेशन। जेवीपी फॉल करता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। देखो जब आप ब्रीद इन कर रहे हो, ठीक है, तो अब आपके लंग्स जो है बाहर को खींच रहे हैं, तो जिससे इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है। तो अब ब्लड जो है राइट एट्रियम में वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका लंग्स जो है वो फूल चुके हैं, प्रेशर हार्ट पे कम हो गया, तो राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा फिलअप हो जाएगा। तो इसीलिए वी से दैट जेवीपी फॉल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। मतलब एट्रिया डायस्टोल के अंदर है, एट्रिया में ब्लड भर रहा है, ठीक है, तो एट्रिया कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो उससे हमारा जेवीपी जो है वो टेम्परेरली थोड़ी टाइम के लिए लो हो जाता है, दैट इज़ लो प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। जेवीपी फॉल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड राइजेस ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। जब हम एक्सपायर कर रहे हैं एयर को, तो हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो सारा प्रेशर लगा रही है हार्ट के ऊपर। जब हमारा एट्रिया के ऊपर प्रेशर लगेगा तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, वो तो जा ही रहा है, वैसे भी जा रहा है, लेकिन अब हमारा जेवीपी जो है वो टेम्परेरली हाई हो जाता है, राइज कर जाता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। इसके साथ पॉस्चर की बात कर लेते हैं। देखो जेवीपी लाइज जब आप सुपाइन पोजीशन पे कर रहे हो तब हाई होता है रादर देन स्टैंडिंग पोजीशन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो वीनस रिटर्न को अफेक्ट कर रही होती है। स्टैंडिंग में क्या होता है कि ब्लड पूल कर जाता है वेन्स के अंदर, ठीक है, बॉडी की वेनस पैरों के अंदर पूल कर जाएगा, लेकिन ब्लड की पूलिंग नीचे की साइड ज़्यादा हो रही है, तो जेवीपी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जब हम सो जाते हैं तो सारी बॉडी का ब्लड जो पूल किया होता है वो नॉर्मल चल पड़ता है, तो इसीलिए जेवीपी इज़ हाईएस्ट व्हेन यू आर लाइंग डाउन। उसके बाद आता है ऑब्लिटरेटेड बाय प्रेशर, इम्प्रेसिबल। द जेवीपी कैन डिसअपियर इफ़ यू प्रेस ऑन द वेन एट द बेस ऑफ द नेक। अगर आप नस को ही नीचे से दबा दोगे, अगर आप जो वेसल जो पाइप है, जो जेवीपी की पाइप है, उसको ही दबा दोगे नीचे से फ्रॉम द बेस ऑफ द नेक, तो वहाँ पे जेंटल प्रेशर भी ऑब्लिटरेशन ऑफ प्रेशर कर देगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि अगर आपने नीचे से दबा दी तो ऊपर क्या चीज़ आएगी। देन जेंटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द नेक और बेस ऑफ द वेन ओवर द क्लैविकल स्टॉप्स द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर वेव्स फ्रॉम द हार्ट। प्रेशर वेव ऊपर नहीं जाएगी तो वहाँ पे ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रेशर हो सकता है जेवीपी का। दिस हेल्प्स टू डिफरेंशिएट जेवीपी फ्रॉम कैरोटिड पल्सेशन, ठीक है। जेवीपी रुक जाता है, जेवीपी की पल्सेस ऊपर नहीं जाएंगी, लेकिन कैरोटिड की पल्सेस आपको ऊपर फील होंगी थ्रू आउट इट्स रूट, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फीचर। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑन हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। डेफिनेशन, जब हम अप्लाई करते हैं फर्म प्रेशर ओवर द लिवर, मतलब हम राइट एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो पुश हो जाता है इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। ये मतलब पूरा प्रेशर लग रहा है लिवर के ऊपर, जिसकी वजह से जो सारा प्रेशर या फिर ब्लड है वो पुश हो जाएगा इनटू द राइट एट्रियम। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स में जेवीपी राइज कर जाएगा थोड़ी देर के लिए और फिर ट्रांजिएंटली इट विल फॉल, इट विल ट्रांजिएंटली राइज एंड देन इट विल फॉल, ठीक। अब नॉर्मल केस में क्या होता है, जब हम लिवर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं
तो देयर इज़ अ सस्टेन्ड राइज इन JVP, मतलब JVP राइज ही रहता है। यहाँ पे ये चीज़ शो होता है कि राइट हार्ट फेलियर का कंडीशन जो है वो पेशेंट सफ़र कर रहा है उससे, जिसमें कि एलिवेटेड राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो देखा जाता है। इससे कंफर्म किया जाता है कि एलिवेटेड नेक वेन्स आर ड्यू टू ट्रू वीनस प्रेशर इंक्रीज, नॉट लोकल फैक्टर्स। कि अगर हमारी नसें जो है वो एकदम JVP बिल्कुल राइज हुआ है, तो वो चीज़ शो करती है कि ये पूरे लोकल फैक्टर की वजह से नहीं है, बल्कि दिल में ही जाके कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, राइट हार्ट में ही कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से JVP रेज किया हुआ है। दिस इज हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। अब ग्राफिकली बात करते हैं कि नॉर्मल में क्या होगा और अब नॉर्मल में क्या होगा। देखो पीछे स्टार्ट करेंगे। वाई डिसेंट जो होता है वो डिक्लाइन इन द एट्रियल प्रेशर होता है एज द ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन टू अलाउ वेंट्रिकल फिलिंग। ठीक है, यहाँ पे वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाती है, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पे दिक्कत है कोई ना कोई, सो देयर विल बी प्रोमिनेंट एक्स एंड वाई डिसेंट अकर इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के केसेस में एक्स एंड वाई डिसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, गिव द JPP एन अनयूजुअल डायनामिक अपीयरेंस, और इसमें अनयूजुअल अपीयरेंस हो जाती है JVP की। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वी वेव। देखो एट्रियम पैसिवली फिल कर रहा है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और एट्रिया का प्रेशर धीरे धीरे राइज कर रहा है, इसको बोलते हैं हम वी वेव, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर वी वेव बहुत ज़्यादा जायंट हो जाए, ठीक है, दिस वेव गेट्स जायंट, देन दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। द रिगर्जिटेंट जेट प्रोड्यूसेस अ पल्सेटाइल सिस्टोलिक वेव इन JVP। ठीक है, यहाँ पे पल्सेटाइल सिस्टोलिक वेव चलती है JVP के अंदर अगर हमारे पास रिगर्जिटेशन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व है तो। देखो रिगर्जिटेशन का मतलब होता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो वाल्व है वो ढंग से बंद नहीं हो पा रहा। ठीक है, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो बैकवर्ड एट्रियम की तरफ जा रहा है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिगर्जिटेट कर जाएगा ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ, इसको बोलते हैं एट्रियल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट बात आती है सी वेव के बारे में। देखो सी वेव एक्स डिसेंट जो है वो इंटरप्ट होता है बाय सी वेव बाय ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोजर। ठीक है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोजर हो जाता है, फिर एक्स डिसेंट जो है यहाँ पे चल रहा होता है। ठीक है, ये पूरा एक्स डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व का पूरा क्लोजर हो जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज सी वेव। इसमें कोई अबनॉर्मल फाइंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हम ढूंढ पाते हैं। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू कॉल अबाउट ए वेव। देखो ए वेव सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वेव है, एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन का कंडीशन है तो कोई एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ढंग से नहीं हो पाता है, सो देयर इज़ नो ए वेव। एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में एट्रिया ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ए वेव नहीं बनती, और जुगलस वीनस प्रेशर अपना डबल वेव फॉर्म का जो चार्ट है उसको लूज़ कर जाता है। मतलब अब इसमें दो ग्राफ नहीं बनेंगे, दो कर्व्स नहीं बनते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में। नेक्स्ट इज जायंट ए वेव। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी जायंट ए वेव आ रही है तो दैट रिप्रेजेंट्स अ फोर्सफुल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट स्टेनोस्ट ट्राइकस्पिड वाल्व। मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेनोस हो गया है, या फिर कोई भी उसमें दिक्कत आ गई, या फिर नॉन कंप्लाइंट हो गया, या फिर हाइपरट्रॉफिड हो गया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ से ब्लड नीचे को जाएगा वो कम हो गया है। उस स्पेस के कम होने के चांसेस पे एट्रिया जो है वो फोर्सफुल बड़ी वेव जनरेट करता है। इसमें प्रोमिनेंट ए वेव बनती है हमारे पास, जायंट ए वेव। ठीक है, क्योंकि फोर्सफुल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, खून नीचे जा नहीं रहा, और यही वेव जो है वो एग्जैजरेट कर जाती है। थर्ड कंडीशन अबाउट ए वेव इज कैनन ए वेव। दिस इज कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल जो है वो इम्प्रॉपर होता है अगेंस्ट अ क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व एंड इट अकर्स एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिदम्स आर डिसोशिएटेड। ठीक है, मतलब अगर ट्राइकस्पिड वाल्व हमारा बंद ही है, बिल्कुल स्टेनोस नहीं है, बंद है, मतलब यहाँ कंप्लीट हार्ट फेलियर की कंडीशन आ गई है, तो इसमें हमारे पास एक कैनन की तरह निकलेगी, एक कैनन की तरह। हाउ डज अ कैनन गो? कैनन गोज लाइक दिस। सो ऐसी एक वेव निकलेगी पूरी, and this wave will be representing complete heart blockade, ventricular tachycardia, and marks the coincidental edge of atrial and ventricular systole। और ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच में एक रोक मार्क कर देती है। नेक्स्ट फॉर ईविंग सार्कोमा व्हाट इज ट्रू। देखो ईविंग सार्कोमा के लिए जो ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग malignant tumor, Ewing sarcoma. Alright, Ewing sarcoma is highly malignant, round to oval cell sarcoma. It occurs predominantly in the children and young adults between the ages of 5 to 25 years of age. Median age जो होती है वो 13 साल होती है। 80% केस जो होते हैं वो फर्स्ट 2 decades में देखे जाते हैं, बट ओल्डर पेशेंट में भी ओकेजनली केस देखे जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट दैट कॉमन। ठीक, इट इज़ ट्वाइस एज कॉमन इन मेल्स एंड अनकॉमन इन ब्लैक्स।
Ewing sarcoma is uncommon in blacks. An episode of trauma often precedes the development of tumor. ट्यूमर से पहले कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ होगा. Although this is not an important etiology in the formation of the neoplasm. The pain, that is intermittent pain, is there, and the swelling is of the involved bone are the earliest sign of Ewing sarcoma. Earliest clinical signs में हमारे पास पेन रहेगी, इंटरमिटेंट पेन, बीच बीच में पेन होगी, और बोन की, इन्वॉल्व बोन की स्वेलिंग हो जाती है. लॉन्ग बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज आर अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली. अदर्स आर स्कल, क्लैविकल, रिब्स, शोल्डर, पेल्विस, गर्डल्स, मैग्जिला, मैंडिबल. ठीक है, ये जो होते हैं वो 13% केसेस होते हैं. खाली स्कल, क्लैविकल, रिब्स, शोल्डर, पेल्विक, गर्डल्स, मैग्जिला, मैंडिबल 13% केसेस होते हैं. बाकी जितने भी केसेस हैं वो लॉन्ग बोन्स के होते हैं. ठीक है. Facial neuralgia and lip paresthesia have been reported in the cases of jaw involvement. The appearance of jaw swelling is often a relatively rapid one, and the intraoral mass may become ulcerated in this. ठीक है. The patient may have low-grade fever and an elevated white blood cell count. WBCs बढ़ जाते हैं और लो ग्रेड फीवर पेशेंट का चलता रहता है. रेडियोग्राफिकली बात करते हैं. ईविंग सार्कोमा के अंदर इरेगुलर डिफ्यूज रेडियोलुसेंसी दिखती है. कुछ लीजन्स होते हैं वो जॉ के वो रिजेंबल करते हैं स्क्लेरोसिंग ऑस्टियोमाइलिटिस को. सम शो द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स एंड अ न्यू सब पेरियोस्टल बोन फॉर्मेशन कॉल्ड एज अनियन स्किन अपीयरेंस. ईविंग सार्कोमा के अंदर कौन सी अनियन स्किन अपीयरेंस दिखती है? दैट इज रिजेंबलिंग स्क्लेरोसिंग ऑस्टियोमाइलिटिस, इरेगुलर डिफ्यूज रेडियोलुसेंसी. ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन में ऑल्सो बी सीन. ठीक है, सिमिलर टू सन रे अपीयरेंस इन ऑस्टियोसार्कोमा. ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन की भी दिखाई देती है इसके अंदर. ऑस्टियोफाइट्स बेसिकली आर द बोनी आउटग्रोथ्स और प्रोजेक्शंस दैट डेवलप अलोंग द एजेस ऑफ द बोन्स. जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में या जॉइंट डीजनरेशन के पेशेंट्स में जो बोनी आउटग्रोथ हो जाती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट. ठीक है. हिस्टोलॉजिकल फीचर्स. It is extremely cellular neoplasm composed of solid sheets or masses of small round cells with very little stroma. सेल्स का बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंडिस्टिंक्ट होता है. द सार्कोमा सेल्स आर अरेंज्ड इन फिलीग्री पैटर्न. कौन सा पैटर्न? फिलीग्री पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं. देयर इज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोजन दैट हेल्प्स इन डायग्नोसिस. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोजन जो है दैट हेल्प्स इन डायग्नोसिस. रोजेट्स आर प्रेजेंट इन 10% ऑफ केसेस. रोजेट का मतलब है कि सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स हो जाती है अराउंड अ सेंट्रल ल्यूमन. बीच में एक ल्यूमन और यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो जाएगी. दैट इज नोन एज अ रोजेट. Spread of Ewing sarcoma is by metastatic foci appearing in other bones and organs such as lungs and lymph nodes, and within a matter of few weeks or months ये spread जो है वो metastatic हो जाता है. अगर metastatic है तो within a weeks पूरी बॉडी को पकड़ लेता है. Next question is plaques and neurofibrillary tangles are seen in. Answer is Alzheimer disease. देखो plaque और neurofibrillary tangles होते हैं वो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं. दो स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं दैट आर सीन इन एल्जाइमर डिजीज. प्लाक्स आर बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर डिपॉजिट्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज बीटा अमाइलॉइड दैट एक्यूमुलेट बिटवीन न्यूरॉन एंड द ब्रेन. न्यूरॉन और ब्रेन के बीच में बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स जो हैं वो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर डिपॉजिट जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं. दैट इज नोन एज प्लाक. They disrupt the neuron to neuron communication. Plaque will disrupt the neuron to neuron communication and contribute to the cell death in the brain. जिससे कि मेमोरी लॉस हो जाएगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाएगा. अब प्लाक जो थे वो आउटसाइड द न्यूरॉन्स हमारे पास प्रोटीन्स जो थे वो डिपॉजिट हो रहे थे. टैंगल्स जो होते हैं वो टाउ प्रोटीन्स होते हैं वो इनसाइड न्यूरॉन डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स आर ट्विस्टेड फाइबर्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज ताउ. ये ताउ जो है वो इनसाइड द न्यूरॉन्स बिल्डअप कर जाता है जिससे कि नॉर्मली क्या होता है कि ताउ जो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं न्यूरॉन के उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है. लेकिन एल्जाइमर डिजीज़ में ये ताउ जो है वो अबनॉर्मल हो जाता है. ये ताउ के फिलामेंट्स या फ्रेगमेंट्स ये क्लम्प टुगेदर कर जाते हैं और टैंगल कर देते हैं. दीज टैंगल्स डिसरप्ट द न्यूरॉन्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉजिंग सेल डिसफंक्शन एंड सेल डेथ एंड फाइनली लीडिंग टू मेमोरी लॉस एंड डिसफंक्शन ऑफ द पेशेंट. ठीक है. एल्जाइमर जो है वो मोस्ट कॉमनली एज रिलेटेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि डिमेंशिया कॉज करती है, मतलब याददाश्त उड़ा देती है. इंसिडेंस डबल कर जाता है हर 5 साल में 60 साल के बाद. ठीक है. शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है, इम्पेयरमेंट हो जाती है, अर्ली और प्रोमिनेंट केसेस में बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट हो जाती है. देयर आर वेरिएबल डिफेक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, विजुअल स्पेशियल फंक्शन एंड लैंग्वेजेस. तो उसमें डिफेक्ट हो जाता है, ना बंदा बोल पाता ढंग से, ना बंदा एग्जीक्यूट कर पाता अपना जो भी वो सोच रहा है.
और अपनी मेमोरी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। पैथोलॉजी में हमने बता दिया कि प्लाक, जिसमें बीटा माइलोइड पेप्टाइड है, और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल जो कि ताउ प्रोटीन से बने हैं, वो न्यूरोकॉर्टेक्स के थ्रू आउट बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपी इज़ डन फॉर, द आंसर इज़ मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर। इसमें एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपी की जाती है। जैसा कि वर्ड बता रहा है एंटी रिजॉर्प्टिव, मतलब कि बोन की रिजॉर्प्शन, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन जो है वो कम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉमन ड्रग्स जो ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन कम करेंगे, देखो ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन कैसे कम करेंगे, या तो ऑस्टियोक्लास्ट की बनना ही कम कर दें या फिर उसकी फॉर्मेशन को डिले करा दें। तो इसमें हमारे पास बिसफॉस्फोनेट्स और डेनोसोमैब हम यूज़ करते हैं। और मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर्स में क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट इतने प्रोड्यूस होते हैं कि बोन डिस्ट्रक्शन हो जाती है, पेन हो जाती है, बहुत ही माइनर फोर्स पे भी फ्रैक्चर हो जाता है, और हाइपर कैल्सीमिया इन द ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपी बेसिकली क्या गोल है इसका कि इट विल रिड्यूस द बोन लॉस, ठीक है। स्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, तो वो मेंटेन करके रखता है। स्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, पेन रिलीव हो जाती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ हद तक, कुछ सालों के लिए जो है वो इम्प्रूव कर जाती है। एंटी रिजॉर्प्टिव एजेंट्स आर यूज्ड इन द केसेस ऑफ मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर्स, मतलब बोन अब मेटास्टाइज हो गई है, वहाँ पे मेटास्टैटिक कैंसरस पूरा हो गया वो, ठीक है। सो बिसफॉस्फोनेट्स यूज होते हैं, जोलेड्रोनेट, एटीड्रोनेट, पैमीड्रोनेट, एल्ड्रोनेट, ये दीज आर बिसफॉस्फोनेट्स। इसके अलावा ईस्ट्रोजेंस यूज़ होते हैं, ठीक। सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स यूज़ होते हैं, SERMs, टैमॉक्सीफेन, रेलॉक्सीफेन और मेलॉक्सीफेन, दीज आर सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स। इसके साथ कैल्सिटोनिन इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कैल्शियम लेवल्स। उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लाइक डेनिसुमैब, रैंकल, RANK ligand inhibitors, ये यूज़ होते हैं। These drugs inhibit the bone resorption and are useful in the conditions where increased bone turnover like osteoporosis or Paget's disease or osteolytic bone metastasis or hypercalcemia or malignancy has occurring or is occurred, ठीक है। अर्लियर टर्म जो थी इसके लिए जो यूज़ होती थी that was BRONJ, that is bisphosphonate related osteoradionecrosis of the jaw. It is now commonly replaced by the new term that is ERA-ONJ. ERA-ONJ का मतलब है एंटी रिजॉर्प्टिव एजेंट एसोसिएटेड विद osteoradionecrosis of the jaw, as the drugs associated with the osteoradionecrosis are seen with all the classes of this ERA-ONJ. थोड़ा सा इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बिसफॉस्फोनेट्स बोन के साथ बाइंड कर जाते हैं एंड दे आर टेकन अप बाय ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोक्लास्ट में ये एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देते हैं, दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ। नए सेल्स जो हैं ऑस्टियोक्लास्ट के वो नहीं बन पाते ढंग से, दैट इज बोन रिजॉर्प्शन विल बी डिक्रीज्ड। सेकंड बात थी करी थी हमने ईस्ट्रोजन की। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन और एक्टिविटी को कम करता है, दैट इज अ नॉर्मल फंक्शन। सो ये ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस करवा रहा है, तो बोन ब्रेकडाउन कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है SERM, दैट इज सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं। SERM जो है वो ईस्ट्रोजन को मिमिक कर रहे हैं। अब मिमिक कर रहे हैं तो ये बेसिकली ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे। अब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे तो ईस्टोक्लास्ट की फॉर्मेशन एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कैल्सिटोनिन के बारे में। कैल्सिटोनिन बाइंड कर, एक कैल्सिटोनिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर, ठीक है, जिससे एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट इज डिक्रीज्ड, ठीक। अब कैल्सिटोनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, बोन रिजॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जैसे कि डेनोसुमैब हमने बात करी, ये रैंकल दैट इज रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी लिगेंड, उसके ऊपर बाइंड करने से प्रिवेंट करवाता है। और रैंकल जो है नॉर्मली क्या करता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर ये बाइंड कर गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाइंड कर गई, तो ये जो है वो अब रैंकल अपना काम ही नहीं कर पाएगा। तो रैंकल की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट बन रहे थे, तो अब ऑस्टियोक्लास्ट नहीं बन पाएंगे, तो बोन रिजॉर्प्शन जो है वो कम होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम दैट इज़ गिवन टू COVID-19 बाय ICTV ऑन 11 फरवरी 2020। देखो ICTV ने 11 फरवरी 2020 को इसका नाम दिया था SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2 नाम दिया था। द ICTV CSG, that is International Community of Taxonomy of Viruses and Coronaviridae Study Group, has named the virus causing current outbreak of coronavirus disease as a severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, that is SARS-CoV-2. It belongs to existing species of SARS related coronaviruses.
सबसे पहले 2012 में जो ये वाला वायरस था, इसका वेरिएंट था, दैट वाज नोन एज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज़ MERS, ठीक है। इसको बोलते थे MERS CoV, दैट इज़ मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड टू कोरोना वायरस। ये ICTV ने दिया था, CSG ने, और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम WHO ने नाम दिया था, ठीक। फिर उसके बाद 2003 में इन्होंने नाम दिया था, दैट इज़ सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज़ SARS। इसको SARS कोविड बोलते थे। ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है रिलेटेड टू कोरोना वायरस। फिर इसको SARS-2 नाम ये दिया गया 2019 में, ठीक है, SARS-CoV-2। ये कोरोना वायरस डिजीज़ थी, दैट इज़ ऑफ 2019, दैट वाज COVID-19। नेक्स्ट, बेस्ट डायग्नोसिस फॉर टेम्पोरल आर्टेरियाइटिस इज़ डन यूजिंग, तो आंसर है हमारे पास बायोप्सी इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है, बायोप्सी। बाकी तीन ऑप्शन जो है MRI है, CT एंजियोग्राफी है, कलर डॉप्लरोमेट्री, कलर डॉपलर ऑफ टेम्पोरल आर्टरी है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन हम यूज़ नहीं करते, वी गो फॉर द बायोप्सी। बायोप्सी इज़ द बेस्ट। डायग्नोसिस ऑफ जाइंट सेल आर्टेरियाइटिस is suggested clinically by demonstration of fever, anemia, high ESR with or without symptoms, ठीक है। इसमें पॉलीमाइल्जिया रूमेटिक पेशेंट जो होता है वो ज़्यादातर 50 साल की उम्र से ज़्यादा का होता है। In this polymyalgia rheumatic patient, the diagnosis is confirmed by the biopsy of temporal artery, which is the most common vessel involved in this case. In case of ocular sign and symptoms, the steroid therapy should be started immediately. Steroid therapy में हमारे पास prednisolone आ जाएगा, that is 60 milligram per day. To prevent the blindness without waiting for biopsy report, ठीक है, ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए। इस केस में जो हमारे पास ये पॉलीमाइल्जिया रूमेटिक डिजीज़ है, उसमें ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। Biopsy shows inflammatory infiltrate in the media and adventitia with lymphocytes, histiocytes, plasma cells and giant cells. An adequate biopsy sample, कितना सैंपल चाहिए रहता है इनके लिए? 2 सेंटीमीटर का एडिक्वेट होना चाहिए मिनिमम, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 2 सेंटीमीटर शुड बी देयर, और 3 से 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू हैरिसन होना चाहिए। इन लेंथ इज नेसेसरी एज द डिजीज इज सेगमेंटल डिजीज, तो किसी न किसी सेगमेंट में मिल ही जाएगी। यूनिलेटरल बायोप्सी इज पॉजिटिव इन 80 to 85% ऑफ द केसेस। इन केस ऑफ लार्ज आर्टरी डिजीज देयर मे बी पॉजिटिव इन 50% ऑफ डिजीज केसेस। देखो, दोनों जो हमारे पास रूमेटिक आर्टेरियाइटिस है और पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका है और टेम्पोरल आर्टेरियाइटिस है, ये एज रिलेटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। यूजुअली 50 साल के एज के बाद ये पेशेंट में देखे जाते हैं। अबाउट 50% पेशेंट जिनमें टेम्पोरल आर्टेरियाइटिस होता है उनमें PMR भी होता है एंड वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है। मतलब पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका जो कि हमारे पास इन्फ्लामेशन है मसल पेन और मसल स्टिफनेस का, मेनली शोल्डर, नेक, हिप्स, इसमें ज़्यादातर वो, और जो पेन है वो वर्स हो जाती है मॉर्निंग में, दैट इज़ पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, मसल्स का माइल्जिया हो जा रहा है, ठीक है। तो ये और ये दैट इज़ टेम्पोरल आर्टेरियाइटिस, ये लगभग साथ साथ अगर करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी गो फॉर टेम्पोरल आर्टेरियाइटिस बायोप्सी फॉर डिटेक्टिंग ईच ऑफ द, दोनों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्लोरेक्सिडिन। इन्होंने जो ट्रू स्टेटमेंट्स है वो पढ़ते पहले। देयर इज अ लिमिटेड सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन फ्रॉम टॉपिकल एंड ओरल एप्लीकेशन। द रिटेंशन ओवर द टूथ सरफेस इज अफेक्टेड बाय सुक्रोज एंड pH. The substantivity is attributed to the controlled release mechanism of the chlorhexidine molecules. चौथा जो गलत ऑप्शन इन्होंने दे रखा है दैट इज़ ये कह रहे हैं कि क्लोरहेक्सिडिन की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्लोरहेक्सिडिन डज नॉट कॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म देखो क्लोरहेक्सिडिन का। क्लोरहेक्सिडिन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन्स जो है उसको डायरेक्टली डिसरप्ट कर रहा है, तो सेल लीकेज और सेल के कंटेंट को लीकेज करने की वजह से यहाँ पे वो सेल की डेथ करवा रहा है। तो इससे क्या होता है कि मेम्ब्रेन को फिजिकली कोई डैमेज हो रहा है, कोई मल्टीपल टारगेट, कोई रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पाथवे के ऊपर नहीं जा रहा है, ये सिर्फ उसकी सेल वॉल के ऊपर जाकर उसको डैमेज करवा रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन डिसरप्शन करवा रहा है। तो उसमें जो ये रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो ईजिली नहीं बन पाती है। ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज़ ऑन लॉन्ग टर्म यूजेज माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप्स। ये गलत स्टेटमेंट है। लॉन्ग टर्म यूजेज भी अगर आप क्लोरहेक्सिडिन का करते हो तब भी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत रेयर है। नेक्स्ट, मसल यूज फॉर एक्सप्रेसिंग ग्रीफ। देखो, ग्रीफ इज बाय डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। डिप्रेशन, ग्रीफ, डिप्रेसर, ठीक। स्माइलिंग के लिए जाइगोमैटिक्स मेजर, जाइगोमैटिकस मेजर, जो बाहर जाइगोमैटिक आर्च के साथ जो मसल है दैट इज जाइगोमैटिकस मेजर, वो पूरा खुल जाता है, दैट इज स्माइलिंग एंड लाफिंग। ऑलराइट। सैडनेस,
सैडनेस में थोड़ा सा लेविएट करना होता है, लेविएट लेबाई सुपीरियोरिस, लेविएट एंगुलाई ऑरिस, ठीक। ग्रीफ हमने बात कर ली, दैट इज डिप्रेशन, ग्रीफ में डिप्रेशन हो जाता है। एंगर में डायलेटन हो जाते हैं, नाक फूल जाएगा, डायलेटेड नेयर्स एंड डिप्रेसेड सेप्टाई डिप्रेस, नेयर्स डायलेट, ठीक है। फ्राउनिंग, अगर आप फ्राउन कर रहे हैं तो कोरोगेटेड सुपरसीलिया, फ्राउनिंग में कौन काम में आता है, आंखों के ऊपर की सुपरसीलिया काम में आती है, कोरोगेटेड सुपरसीलिया एंड प्रोसेरस, दे बोथ आर इन फ्राउनिंग। नेक्स्ट विच इज दिस इज ट्रू अबाउट एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, तो inferior oblique muscle it originates lateral to lacrimal groove के laterally originate करता है inferior oblique muscle, ये true statement है। Let's go with the theory। 4 rectus muscles होते हैं हमारे पास, superior, inferior, medial, lateral। They start to form a common tendinous ring, ठीक है। एक common tendinous ring से ये बन के निकलते हैं बाहर को, which is the fibrous ring at the back of the eye socket that is called as orbit। ऑर्बिट के बैक पे, जहाँ पे ऑर्बिट मीट कर रहा होता है, वहाँ पे ये टेंडनस रिंग होती है, उससे हमारे पास चारों मसल्स निकलती हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल। द रिंग इज अटैच टू द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, दीज मसल्स अटैच टू द वाइट पार्ट्स और स्क्लेरा नियर द लिम्बस, ठीक है। ये मसल जो है वो वाइट पार्ट पे अटैच करते हैं नियर द लिम्बस। लिम्बस क्या होता है कि बॉर्डर होता है बिटवीन कॉर्निया, क्लियर फ्रंट और स्क्लेरा। क्लियर पार्ट ऑफ आई और वाइट पार्ट ऑफ द आई के बीच का जो बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं हम लिम्बस, ठीक है। टेंडनस रिंग ऑल्सो सराउंड्स द ऑप्टिकल कैनाल, ये रिंग जो है वो इसके अंदर से ऑप्टिकल कैनाल निकल रही होती है। अ होल फॉर द ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, ऑप्टिकल कैनाल से ऑप्टिकल नर्व निकलेगी, एंड इज अ पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। टेंडनस रिंग इज अ पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ऑप्टिकल कैनाल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, अ गैप दैट अलाउज द नर्व्स एंड वेसल्स टू पास थ्रू इट, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का पार्ट है, ठीक है, वो याद रखना ऊपर। द लेटरल रेक्टस मसल, it has a small extra tendon that arises from the greater wing of the sphenoid bone, ठीक है। greater wing of sphenoid हमारे पास part of skull है। greater rectus muscle, उसके पास एक एक्स्ट्रा टेंडन होता है जो कि greater wing of sphenoid से निकल रहा होता है। superior oblique muscle, it starts from the body of the sphenoid bone above and towards the middle of optical canal। superior orbital muscle जो है वो body of sphenoid bone से चल रहा है अबव एंड टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द ऑप्टिकल कैनाल। इसके अंदर एक टेंडन होता है, इसका एक टेंडन होता है जो कि फाइब्रोकार्टिलेजिनस पुली बनाता है, जिसको बोलते हैं ट्रॉक्लिया, ठीक है। दैट इज अटैच्ड टू फ्रंटल बोन। ट्रॉक्लिया इज अ फाइब्रोकार्टिलेजिनस पुली दैट इज अ टेंडन अटैच्ड टू द फ्रंटल बोन, देन इट अटैचेस टू द स्क्लेरा बिहाइंड द मिडल ऑफ आईबॉल। सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो एक साइड पे फ्रंटल बोन के साथ अटैच कर रहा है और फिर स्क्लेरा पे अटैच कर रहा है बिहाइंड द मिडल ऑफ आईबॉल, जहाँ पे उसका इक्वेटर लाइन बनता है आईबॉल का, वहाँ पे अटैच करता है पीछे वाली साइड। द इन्फीरियर ऑब्लिक मसल स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। इन्फीरियर ऑब्लिक मसल फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट से स्टार्ट कर रहा है, ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ मैग्जिला से नियर द लैक्रिमल एरिया, टीयर डक्ट सैक के पास, और उसके बाद अटैच करता है स्क्लेरा को बिलो एंड बिहाइंड द सुपीरियर ऑब्लिक इंसर्शन, बिलो एंड बिहाइंड द सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। द लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल, ये आईलिड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है फ्रॉम द लेसर विंग ऑफ द स्पीनॉइड बोन इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिकल कैनाल। लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस लिफ्ट्स द अपर आईलिड, ठीक है, फ्रॉम एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेसर विंग ऑफ द स्पीनॉइड बोन इन फ्रंट एंड अबव द ऑप्टिकल कैनाल। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। देखो, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हमारे पास हैं, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में हमारे पास आती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो कि चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन हमारा टिक करना है हमने, बिकॉज इट इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ऑप्थेल्मिक इज ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड। स्पिनोइडल साइनस कहाँ ओपन करता है? देखो, स्पिनोइडल साइनस विल ओपन इनटू स्फीनोइथमोइडल रीसेस, ऑलराइट। नेक्स्ट, बोन फॉर्मेशन रिलेटेड सेल्स पॉपुलेशन इन द कॉन्डाइल इज व्हाट? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हमारे पास, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट, हाइपरट्रॉफिक कॉन्ड्रोसाइट, प्रोजेनेटर सेल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्रोजेनेटर सेल्स अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं जो कि 30 से 40% होते हैं, ठीक है, और ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस लेयर बनाते हैं जो कि कभी भी कॉन्ड्रोसाइट बना सकता है, ठीक है। कॉन्डाइल में कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? मैच्योर कार्टिलेजिनस सेल्स होते हैं जो कि 40 से 50% होते हैं, मोस्टली कार्टिलेजिनस लेयर होती है। उसके बाद बात आती है हाइपरट्रॉफिक कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में। ये हाइपरट्रॉफिक कॉन्ड्रोसाइट्स 10 से 20% होते हैं, डीप लेयर में होते हैं नियर द बोन। इवेंचुअली हाइपरट्रॉफिक कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो इतने पास होते हैं कि वो बोन से रिप्लेस हो जाते हैं बाद में।
लेट्स गो विद वेरियस मेटर्सिस एंड व्हाट स्ट्रक्चर्स ओपन इनटू इट। सबसे पहले इन्फीरियर मेटर्स की बात आती है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मेटर्स होता है ऑफ द साइनस, स्फेनोइडल साइनस। ओपनिंग इज गार्डेड बाय लैक्रिमल फोल्ड और हैसनर्स वाल्व। ओपनिंग किससे गाइडेड होती है? गार्डेड होती है लैक्रिमल फोल्ड या फिर हैसनर वाल्व से। कौन सा स्ट्रक्चर ओपन करता है इन्फीरियर मेटर्स में? नेजो लैक्रिमल डक्ट एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2/3, एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 का जो जंक्शन होता है वहाँ पे नेजो लैक्रिमल डक्ट जो है वो ओपन करती है। नेक्स्ट बात आती है मिडल मेटर्स के बारे में। मिडल मेटर्स के अंदर इथमोइडल बुल्ला प्रेजेंट होते हैं, मतलब राउंडेड एलिवेशंस होती हैं मिडल इथमोइडल साइनसेस की, जिसको इथमोइडल बुल्ला बोलते हैं। इसके साथ साथ हिएटस सेमिलुलरिस प्रेजेंट होता है, दैट इज अ सल्कस बिलो द बुल्ला। उसके साथ इनफंडिबुलम प्रेजेंट होता है, दैट इज शॉर्ट पैसेज एंटीरियर टू हिएटस सेमिलुलरिस। शॉर्ट पैसेज होता है एंटीरियर टू हिएटस सेमिलुलरिस, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट होता है अगार नेजाई। अगार नेजाई इज अ फेंट रिज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर्स ओपनिंग की बात कर लेते हैं। फ्रंटल साइनस जो है वो मिडल मेटस में एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिएटस सेमिलुलरिस के पास ओपन करता है। नेक्स्ट इज मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस ओपन करता है इनटू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिएटस सेमिलुलरिस इन द मिडल मेटस, ठीक है। थर्ड आता है मिडल इथमोइडल साइनस, जो है वो ओपन करता है इनटू द मार्जिन ऑफ बुल्ला। मिडल मेटस साइनस इनटू द मार्जिन ऑफ बुल्ला, ठीक। तीसरी बात आती है सुपीरियर मीटस के बारे में। सुपीरियर मीटस इज शॉर्टेस्ट एंड शैलोएस्ट। शॉर्टेस्ट एंड शैलोएस्ट मीटस कौन सा होता है? सुपीरियर मीटस, ठीक है। ये पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस यहाँ पे ओपन करता है सुपीरियर मीटस में। फिर आता है स्फीनो इथमोइडल रीसेस। स्फीनो इथमोइडल रीसेस ये एक ट्राइंगुलर फोसा होता है जस्ट अबव द सुपीरियर कॉन्का एंड स्फीनोइडल साइनस इज ओपन्स इनटू इट, ठीक। ये स्ट्रक्चर पास कर रहा होता है, स्फीनोइडल साइनस पास कर रहा होता है। फिर बात आती है सुप्रीम मीटस के बारे में। सुप्रीम मीटस प्रेजेंट इन सम केसेस वेयर द सुपीरियर नेजल कॉन्का दैट इज संटोरिनी कॉन्का, संटोरिनी कॉन्का इज प्रेजेंट। ये कुछ केसेस में प्रेजेंट होता है सुपीरियर मीटस। इट इज़ प्रेजेंट अबव द सुपीरियर नेजल कॉन्का।